तो बच्चों 12:12 हो चुका है, अभिजीत मुहूर्त शुरू हो चुका है। और ऐसे टाइम पर भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यार ये चैप्टर आपको समझ में आने ही आने वाला है, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर होने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। प्रणव पांडे मैं आपका स्वागत करता हूँ इस लेक्चर में। इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो थर्ड चैप्टर के बाद जो फोर्थ चैप्टर आएगा बच्चों वो भी आपका तैयार हो गया, अगर आपने इसको समझ लिया जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी जाकर के मज़ा आएगा। मज़ा तो मुझे इसलिए आ गया देख करके कि क्या ज़बरदस्त स्लाइड्स बनाई है आज दिनेश सर ने यार। इसको देखकर मेरा दिल इतना खुश हो गया ना, मैं कुछ बोल नहीं सकता। चलो ये देखो क्या पेड़ पे इंट्रोडक्शन चिपका हुआ था यार, मोगली की याद आ गई आज। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है। सभी बच्चे एक बार ध्यान से कॉपी पेन निकाल करके बैठे हैं और चीज़ों को समझें। नोट करने के चक्कर में मत रहना, समझना तब जाकर के नोट करना। फाइनली बच्चों हमारे पास क्या होता है ना, जैसे मोनोनोमियल्स होते हैं या बाइनोमियल्स होते हैं। जैसे मोनोनोमियल्स हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसे होती है, जैसे मोनोनोमियल्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर हम कहते हैं कि कुछ बाइनोमियल्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। ये समय के साथ साथ हमने सीखा। और कुछ ट्राइमोनियल्स भी हम कह सकते हैं। तो कुल मिला के उसके बाद मैं पॉलिनोमियल्स कह देता हूँ सीधे सीधे पॉलिनोमियल्स। इनमें अगर हम फर्क समझ गए तो बेसिकली हमें पॉलिनोमियल समझ में आएगा और आगे की स्टोरी हमें समझ में आएगी। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है ये तो मान करके चलो आप, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल और मज़ेदार है। मोनोनोमियल्स का मतलब ऐसा कुछ जिसमें एक ही टर्म मौजूद होता है, जैसे एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म है अपने आप में। इसका मोनोनोमियल नॉमियल वर्ड जो वर्ड यूज हो रहा है बेटे, वो नॉमियल जो वर्ड यूज हो रहा है वो टर्म के लिए यूज हो रहा है। जैसे हिंदी वाले अगर कुछ बच्चे हैं तो उसे पद कहेंगे। जैसे ये द्विपद है, ये एक पद है, ये बहुपद है, तो ये इसका मतलब है। अभी क्या हुआ, जैसे ये एक्स स्क्वायर एक एग्जांपल इसका ऐसा हो गया, किसी ने बोला एक्स ये एक एग्जांपल हो गया, किसी ने बोला 3 ये एक एग्जांपल हो गया। ये सब मोनोनोमियल्स हैं, ये अपने आप में एक एग्जांपल है, ये अपने आप में एक एग्जांपल है, अपने आप में एक एग्जांपल है। इसी तरीके से बाइनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर में कुछ जोड़ दिया हमने 5x टाइप का, तो अब ये बेटे बाइनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल बन गया। ये आपका मन कर रहा है कुछ कांस्टेंट टर्म जोड़ दिया तो ये बाइनोमियल हो गया। तो इस तरह की चीज जो दिख रही है ये बाइनोमियल हो गई। अभी पॉलिनोमियल मतलब जैसे एक्स स्क्वायर में 5x था, उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म भी जोड़ दिया साथ में, तो ये अब इस तरह की चीज पॉलिनोमियल हो गई क्योंकि 3 पद हो गए इसमें, 3 टर्म्स उसमें हो गए। बस इतनी सी बात होती है। अब हमें पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। पॉलिनोमियल यानी कि हम इस तरह की चीज को देखने की कोशिश करेंगे अब यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है बेटे, इसका मतलब ये भी हो सकता था कि एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर 2x है, तो ये भी अपने आप में पॉलिनोमियल है क्योंकि है तो इसमें भी 3 पद। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, प्लस का 5 है, ये भी बेटे अभी क्या है 3 पद है, यानी कि मतलब 3 मतलब 2 से ज्यादा पद हैं, तो ये एक तरह से पॉलिनोमियल हो गया। तो जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल में 3 ही हो, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा जितने भी होंगे वो पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। स्पेशली इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक को हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक से पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट की जब बात चल ही रही है तो तुम्हें मैं ये भी बता देता हूं कि हमारे पास कुछ 3 तरह की चीजें हम देखेंगे बेसिकली। 3 मतलब जिनमें से हमें 2 ही देखनी है और उनमें से भी हमें एक ही देखनी है। मैं क्या कहना चाहता हूं मैं समझाता हूं। हमारे पास बेटे एक चीज होती है जैसे ना लीनियर इक्वेशन टाइप की कुछ चीज होती है, जैसे लीनियर टाइप की इक्वेशन कोई होती है। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण हिंदी में। इसी तरीके से हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका मतलब बेटे क्या होता है, द्विघात समीकरण, अगर कोई हिंदी के बच्चे हो तो अपने। और इसके बाद हमारे पास क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं, ऐसे करके इसको हम कहते हैं घनीय इक्वेशन। यानी कि क्यूबिक इक्वेशन को आप मुझे बताना हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे तो याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद बेटे अगर कोई चाहे तो कोई बोल सकता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने में, मैं सिर्फ लिख करके बता रहा हूँ, स्टाइल मार रहा हूँ थोड़ा सा, बस ये समझ लो थोड़ा सा, ठीक है ना, तुम लोगों के सामने बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें होता क्या है जरा समझना। असल में इक्वेशन में हम देखते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री के बिहाफ पर हम इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात आपके मन में आ रही है सर यार इक्वेशन क्या होता है, ये तो बता दो, टाइप बताने लग गए, इक्वेशन कितने बड़े बड़े। तो इस स्लाइड पे मैं आता हूं, उससे पहले मैं आपकी मदद करने के लिए आपको हल्का सा एक बात बताता हूं कि इक्वेशंस क्या होती हैं। तो बच्चों इक्वेशंस क्या होती हैं वो समझना होगा, आइडेंटिटीज क्या होती हैं हमें ये समझना होगा, और उसके अलावा हमें ये समझना होगा कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है वो हमें समझना होगा। ये 3 चीजें अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं स्लाइड डिफरेंस के साथ, ठीक है। तो एक बार कोशिश करते हैं इस चीज को समझने की। सबसे पहले बेटे अगर मेरे पास लिखा हुआ किसी ने y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2, या सिंपल मैं बोलता हूं y बराबर किसी ने मुझे बोला हुआ x प्लस 2 हो गया, तो ये जो चीज आप लोगों को अभी दिखाई दे रही होगी ना, दिस विल बी नोन एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है अपने आप में, सिर्फ ये अपने आप में क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टाइप की चीज है, यानी कि मैं इसे ME लिख देता हूं शॉर्ट में समझाने के लिए। फिर कोई कहता है सर आइडेंटिटी क्या होती है, बेटे ध्यान से देखना, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर मैंने किया तो मेरा रिजल्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर।
अभी आपको लग रहा होगा हम लोग अक्सर याद करते हैं x² + y² + 2xy बोल के, लेकिन किताबों में अगर हमने शुरुआत में देखा होगा अपनी 6ठी 7वीं में इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा रहता है। ऑल्दो हमें लगता है फर्क नहीं है, लेकिन ये सेंसिबल तरीका है। ये आपको क्लास 11th में समझ में आएगा जब आप बाइनोमियल थ्योरम्स पढ़ेंगे कि क्यों ये सेंसिबल तरीका है लिखने का। बस इतने के लिए लिखा जाता है, अदरवाइज मतलब सेम है उसका। फिलहाल इस तरह की चीज को बेटे हम एक नाम देते हैं, हम बोलते हैं कि ये आइडेंटिटी है। सर ये आइडेंटिटी है, ऐसा कैसे बोल दिया सर आपने आइडेंटिटी? आपको कैसे पता आइडेंटिटी है? बेटे आइडेंटिटी मुझे ऐसे इसलिए पता क्योंकि आइडेंटिटी मतलब असमीकाएं जो होती हैं वो चीज होती है जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के लिए वो सेम वैल्यूज आती है हमेशा। नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, मुझे पूरा पता है। जैसे इधर देखो, एक x + 5 = 0 किसी ने लिख दिया। अब मैं कहूंगा कि ये जो चीज दे रखी है दिस इज इक्वेशन। अब अगर तुमने इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क करना सीख लिया तो काम हो जाएगा खत्म। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे आप देखो जो इक्वेशन मैंने नीचे पे आप लोगों को दी हुई है बच्चों, x + 5 = 0, इसका मीनिंग क्या है? अगर तुम इसे सॉल्व करोगे, शायद सॉल्व करना जानते होंगे कि 5 उस तरफ जाएगा -5। अब ये -5 क्या कहना चाह रहा है अपने आप में? सर ये -5 ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे प्लेस पे x के प्लेस पे अगर -5 रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। आप खुद बताओ इसका मतलब क्या है? ये कहना चाह रहा है कि x की मैं क्या वैल्यू डालूं कि 5 जोड़ने पर मेरा आंसर 0 आ जाए, यही तो कहना चाह रहा था। तो कोई दिमाग लगा करके सोचता कि 5 में क्या जोड़ूं 0 आए, 5 में क्या जोड़ूं 0 आए, तो बोलता 5 में -5 जोड़ूंगा तो 0 आएगा। तो ये तो रहा दिमाग लगाने की बात। और ये जो मैंने काम किया ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशन के थ्रू मैंने सीधे बोल दिया कि -5 है x की वैल्यू, मैंने कैलकुलेशन के थ्रू बोल दिया। असल में मतलब यही है कि -5 x के प्लेस पे रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो क्या समझ में आया? इक्वेशंस हम उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए इक्वेशन होल्ड करती है, ट्रू होती है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि x की कुछ डेफिनेट वैल्यूज होंगी, उसके लिए ही वो सही होंगी, हर x के लिए सही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि x = 1 रख दूंगा तो भी मेरा आंसर 0 आएगा। 1 और 5 जोड़ करके बेटे 6 होता है, 0 नहीं होता। तो x की कुछ डेफिनेट वैल्यू, अब डेफिनेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि x की एक ही वैल्यू, वो डिपेंड करता है। किसी केस में x की 2 वैल्यूज के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होती है, किसी में 3 के लिए, किसी में 4 के लिए, किसी में 10 के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुल मिलाकर मैं ये समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि इक्वेशंस उसे कहते हैं जिसमें किसी स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही वो एक्सप्रेशन ट्रू होता है, अदरवाइज ट्रू नहीं होता। सर अच्छा कोई दूसरा कुछ बताओ। दूसरा बताने के लिए तो मैंने ये एग्जांपल दिया। अब जैसे आप लोगों को मैं कहता हूं कि ये चीज है, अब ये एक्सप्रेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये सिर्फ x और y की किसी एक वैल्यू के लिए ठीक है या किसी भी वैल्यू के लिए? आप x की वैल्यू 1 रख लो, y की वैल्यू 2 रख लो, यहां भी डालोगे तो 9 आएगा, यहां डाल के चेक कर लो 9 ही आएगा। आप x की वैल्यू 3 रख दो, y की वैल्यू 3000 रख दो, तब भी सॉल्व करो तब भी सेम आएगा। यानी x और y की वैल्यू कुछ भी रख दो, आप कुछ भी पेयर रख दो, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमेशा इक्वल ही आएंगी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जिसको हम बेसिकली फॉर्मूला टाइप की चीज कहते हैं वो असल में हमारी आइडेंटिटीज है। तो आइडेंटिटीज किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू रहती है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड उसका हमेशा इक्वल आता है। अभी ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा हमेशा 1 के इक्वल होगा। बाद में देखना, अभी ऐसे ही बोल दिया मैंने स्टाइल मारने के लिए, फिर से स्टाइल बहुत मारता हूं मैं, ठीक है। अब इधर देखो, अब इस वाले को अगर आप देखोगे, इस वाले को, तो इसको बेटे हमें कहना चाहिए इक्वेशन, क्योंकि दिस विल होल्ड ट्रू ओनली इफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -5, सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, अदर देन नहीं, और ये हर के लिए। तो आपको एक बात समझ में आ गई, इक्वेशंस किसे कहते हैं? जो स्पेसिफिक वैल्यू के लिए होल्ड करती हैं, और आइडेंटिटीज जो हर वैल्यू के लिए होल्ड करती हैं, और एक्सप्रेशन जिसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब y के और x के बीच में जस्ट एक एक्सप्रेशन, एक रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने लीनियर इक्वेशन लिखा, लीनियर इक्वेशन का मतलब बच्चे ऐसा इक्वेशन है जिसमें x + 2 = 0 टाइप का कुछ मैंने लिख दिया। दिस इज अ काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसलिए क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है बेटे वो कितनी है? यहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। इसीलिए जहां पर डिग्री 1 होती है उसको हम कहते हैं, वेरिएबल की डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अभी लीनियर क्यों कहते हैं? पिछली क्लास में शायद आपने सीखा होगा, इसका ग्राफ बनाना, एक लाइन का ग्राफ बनता है। अभी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नाम का जो चैप्टर पढ़ेंगे, अगला 3rd वाला, उसमें मैं और डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ये लीनियर कहलाती है, ऐसी डिग्री 1 जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 होती है। और 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन नाम से एक चैप्टर भी हमें देखने को मिलता है। फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होंगी? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब ये होगा जैसे x² प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर का 0। अब इस बारी में ये इक्वेशन ये कहना चाहती कि x की मैं क्या वैल्यू रखूं यहां पर कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। तो कुछ होते होंगे x की वैल्यूज, कुछ होती होंगी, हम डिसाइड करेंगे बाद में कैसे होती होगी, लेकिन कुछ होती होगी। लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है? 2 है। इसीलिए इसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है, क्वाड्रेट का मतलब बेसिकली पावर 2 होता है, यानी कि 2 होता है।
ठीक है, अभी क्यूबिक इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 टाइप का। तो ये जो बेटा आपको चीज दिखाई दे रही होगी इस तरह की चीज, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। क्यूबिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है 3 है, यानी इसके 3 सॉल्यूशंस आएंगे लगे हाथ। ये भी आपको बताते हुए चलता हूं, अभी मैं बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को, तो इसमें x की एक ही वैल्यू आएगी, यानी x का एक ही स्पेसिफिक आंसर होगा जो कि -2 होगा। दूसरे वाले में x के 2 पॉसिबल आंसर आएंगे, हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे जाकर। यानी मैं बेटे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इससे ही आप आइडिया लगा लोगे कि इसके सॉल्यूशंस कितने होने वाले हैं। और सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब यही है, जैसे x बराबर -5 इसका एक सॉल्यूशन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन है? एक ही सॉल्यूशन है, यानी एक ही ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये हम प्रेडिक्ट भी कर सकते थे, कैसे? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर एक ही थी। ऐसे ही करके इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, मतलब x की 2 ऐसी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो यहां रखने पर आंसर 0 देंगी। इस केस में मुझे बताओ x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो मैं यहां रखूंगा तो मेरे पास आंसर 0 आएगा? सर 3 होंगी। और ऐसे ही करके जब बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि जैसे x की पावर 4 है, x क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस का 3 है, ये इसमें क्या खास बात देखने को मिली बेटे हमें? बाई क्वाड्रेटिक का मतलब कि बाई मतलब 2 होता है, क्वाड्रेटिक मतलब तो 2 था ही, तो 2 दूनी 4, तो कुल मिलाकर इसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है, यानी कि डिग्री 4 होने वाली इक्वेशंस को हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो बेटे इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि अगर इसको यानी x की ऐसी 4 वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ये जो क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक है ये हमारे सिलेबस में ना तो अभी है, ना 10th में 11th में है, ना 12th में है, बल्कि हमें ग्रेजुएशन लेवल पर इनको प्रॉपरली सॉल्व करने के डिकार्टेज मेथड, इस तरीके के अलग अलग मेथड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है। और उसको करने के लिए, एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है वैसे अगर हम थोड़ा 11th 12th लेवल पे जाएं, या 10th लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत पड़ती है आपको हिट एंड ट्रायल मेथड की। तो कुल मिलाकर ये अपने काम के नहीं है, हमारा फोकस कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाला हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस चैप्टर में भी, और न केवल इस चैप्टर बल्कि 4th चैप्टर में भी बेटे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटी, समझ गई बात को? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो हमें इतना समझ में आया कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक ऐसी टाइप की इक्वेशंस हो सकती हैं। तो क्वाड्रेटिक और ये सब के सब क्या कहलाने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इन सब में आप देखोगे कम 2 या 2 से ज्यादा पद रखे हुए हैं, यानी टर्म्स रखे हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हम जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक, और मैं समझता हूं कि आपको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइजेस तो बहुत आसान है। और अगर आप उठा करके देखोगे रीस्टार्ट विद मोशन में जब हमने पढ़ाना चालू किया था पिछले साल से 10th की मैथ्स, इतना कुछ और इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगा कि आपको मजा ही आ जाएगा। लेकिन आपके लिए पॉलिनोमियल का पहला चैप्टर है इस सेशन के बच्चों के लिए, इसलिए तरीके से देखो, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं रहेगी आप लोगों के, और कोई तरीकों की कोई कमी नहीं रहेगी। एक क्वेश्चन को 10 तरीकों से करना सिखाऊंगा मैं, और लिटरली बोल रहा हूं तो सिखाता भी हूं। लेकिन अभी जैसे बता रहा हूं वैसे सीखो, क्योंकि नींव यही है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, यही है बेसिक, अगर आपको समझ में आता है तो। इसलिए मैं पूरी एनर्जी और पूरा पोटेंशियल अपना यहां पर डाल रहा हूं ताकि आप लोगों तक पूरी बात मेरी कन्वे हो पाए। अब बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का? सर जीरोस मतलब क्या? तो बेटे जीरोस मतलब वही जो हमने इस पिछले केस में देखा, यानी कि इस चीज को हम क्या कहेंगे? x इज इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ द इक्वेशन, जीरो ऑफ द इक्वेशन कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, या ये कर सकते हैं, या हम इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, यानी कि ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हम ऐसा वर्ड भी बेटे इसके लिए क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इनमें से जो हमारा मन आ रहा है हम वो कह सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी आगे बताता हूं मैं क्या होता है। जैसे समझो एक बारी के लिए किसी ने कहा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0 है। असल में ये 0 था नहीं स्टार्टिंग में। मैं आपको बताता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं, आप समझ नहीं पा रहे होंगे मेरी बात को। असलियत में बच्चों घटना जो शुरू होती है वो यहां से होती है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अगर आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि ये x और y दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच का एक इक्वेशन है, तो इसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन, नहीं सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन ये एक रिलेशनशिप है किसी के बीच में। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखोगे ना तो मैं थोड़ा अच्छा एक लेवल ऊपर बढ़ के पढ़ा दूंगा, जो कि आपकी किताब में नहीं होगा, लेकिन उससे समझ अच्छी बन जाएगी। आप मुझे बताया करो कमेंट सेक्शन में, मैं कंफ्यूज रहता हूं कि इतना ही पढ़ाऊं जितना दे रखा, कि थोड़ा सा ऊपर बढ़ के पढ़ा लूं ताकि चीजें थोड़ी अच्छे समझ में आए। फिलहाल इधर देखो, ये आपको यहां पर चीज दिखाई दे रही है बेटे। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में
अब इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग कुल मिलाकर इतना है कि अगर आप एक कोऑर्डिनेट प्लेन लेते हो यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हो तो उसमें कुछ ना, जैसे देख मेरी बात समझना, मेरी बात समझ रहे हो क्या? इधर देखो, जैसे मैं आपके लिए काम करता हूं, नए नए हो इसलिए काम कर रहा हूं आपके लिए, x की वैल्यू रख दी और y की वैल्यू, सोचो मैंने x की कुछ वैल्यूज रखना चालू किया, 0 1 2 3 4 टाइप की कुछ वैल्यूज को रखना चालू किया अपने अनुसार। तो मैंने x की कुछ वैल्यूज को रखा, यानी x कैसा वेरिएबल है? एक तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की जो वैल्यू मैं चाहूं मैंने रख दी। अब x की जैसे ही वैल्यू मैं यहां पे डालूंगा तो y की कुछ वैल्यूज निकलने लग जाएंगी। इसीलिए बेटे इस y को लोग कभी कभी डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी खुद की कोई इच्छा नहीं है। अगर हम x की जो वैल्यू रख रहे हैं उसके अनुसार ही अपना आंसर दे रहा है, तो x को हम एक बात कह लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ही मैंने वर्ड यूज कर लिया, कोई बहुत बड़ी भारी भरकम बात नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बेसिकली ये वेरिएबल है, मैंने वैल्यू लिख दिया ऊपर पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक छोटी सी बात है। मैंने आपको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप बहुत चिल होकर के पढ़ो, ज्यादा टेंशन में मत पढ़ो कि मुझे समझ में आना ही चाहिए। अपने आप आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा ना आएगा, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। अभी क्या होगा? अभी सर ये होगा, मुझे एक हल्का सा काम है, मुझे देखना है मेरा चार्जर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा कैमरे का यार, ठीक है ना, वो कभी कभी ना अभी कर रहा है सर, ठीक है। तो बच्चों अभी इधर देखो, अभी जैसे मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं, जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 5 0 6 आएगा। 1 डालूंगा, 1 प्लस 5 6 और 6 12। आप प्लीज रख के देखो, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 6 20 होता है। इसी तरीके से बेटे अगर मैं x की वैल्यू 3 डालूंगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 पंजे 15, 15 और 9 24, 24 और 6 कितना होता है? 30 होता है। उसके बाद मैं 4 डालूंगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 पंजे 20, 20 और 10 30 और 6 36, 36 और 6 42। बेटे मेरा आंसर ये आ गया, ठीक है, इतना सा आया आंसर। तो मैंने ऑब्जर्वेशन जब किया तो मुझे ये समझ में आया कि सर मेरे पास ना कुछ कुछ इस तरीके की चीजें निकल के आई हैं, ये जो आपके आंखों के सामने आपको दिखाई दे रही होंगी। आपने कहा हाँ जी सर क्या कर लोगे इसका? मैंने कहा यार देखो कुछ नहीं करूंगा, एक काम कर सकता हूं। लेकिन आपने कहा क्या करोगे? करके तो दिखाओ जरा यार, कुछ है बस का आपके? मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते यार, इधर देखो। तो इसको ऐसे पकड़ा बच्चों हमने, और इसको मैं इधर पे शिफ्ट कर दिया मैंने, इस तरीके से लगभग मैंने रख दिया, और इस चीज को थोड़ा सा छोटा कर दिया आपको, ताकि समझ अच्छी बन सके। इसके लिए मैं इतने सारे ये करामाते यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। अब इधर देखो, अभी क्या होगा? अभी क्या होगा सर? अभी ये x एक्सिस है बेटे, ये वाली y एक्सिस है। अब इसमें कुछ नहीं है, x की कुछ वैल्यूज हैं, जैसे 0 1 2 3 4। क्या ये ऐसी नजर आएंगी? ऐसे ही नजर आएंगी सर। बेटे ये 6 12 20 30 इनको रखना है। तो अब ये 6 12 एक एक करके रखने जाऊंगा तो 42 तो पता नहीं कब आएगा। तो कुछ पैरामीटर सेट कर लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं कि 5 5 के पैरामीटर बना लेता हूं, 5 10 15 20 25 30 35 और 40। तो एक रफ आइडिया अपने को हो जाएगा। अभी 1 पे 6 है, यानी कि ये 5 है बेटे, ये 10 है, ये 15 है। देखो मैं आपको ना थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखो जरा, टाइम लगेगा बस, लेकिन समझ आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी, इतनी मैं गारंटी लगभग दे सकता हूं। अभी क्या होगा? 0 पे 6, यानी जब x 0 था तो वो 6, यानी x जब 0 था तो वो 6। 6 कहां पे होगा बेटे? यहां कहीं पे होगा। इसका मतलब 6 विल बी लाइंग समवेयर हियर, 5 से कहीं ऊपर। अभी जब 1 पे चेक किया तो 12, यानी कि x जब 1 है तो वो 12, यानी 10 से ऊपर कहीं 12, तो 1 पे 12 कहीं लगभग यहां है। अगर वो 2 पे चेक करोगे 20, 20 बेटे कहां आ रहा है? 2 के सीध में जाओ और 20 को देखो, 20 समवेयर हियर है। उसके बाद 3 पे 30, ओ माय गॉड, 3 पे 30, 30 यानी कि बड़ी जंप ली इसने, 3 पे 30 ऐसा बन गया। 4 पे 42, 4 पे 42 यानी कि यहां कहीं होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कुछ इस तरह की डॉट्स हमारे पास बन रहे हैं। अगर मैं इन डॉट्स को कनेक्ट करूं और मेरा जो नॉलेज है मैं उसका भी इस्तेमाल करूं, तो मुझे पता है कि ये कर्व लगभग कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि डिफरेंस देखो, डिफरेंस पहले 6 का था, फिर 8 का हुआ, फिर 10 का हुआ, अब 12 का हो गया। लेकिन इसको आप ये मत समझना कि ये 6 8 10 12 अगला 14 का ही होगा, अगला कुछ और होगा। ये बड़ा ही ड्रेस्टिक चेंज आता है समय बढ़ने के साथ, ये ग्राफ बहुत ऊपर को तेजी से बढ़ता है। अब ये मैं कैसे बोल पा रहा हूं कि बढ़ता है, मुझे कैसे पता चला बढ़ता है? इसके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक आपके साथ टच करूंगा जो आपकी क्लास 9th 10th में नहीं है, अभी अगली क्लास में आएगा, लेकिन मैं समझता हूं वो बता लेने में कोई हर्जा नहीं है, बता देता हूं, मजा आएगा आपको। देखो इधर वो टॉपिक बच्चे कुछ इस तरीके का है। इस एक चीज होती है, इसको नाम लेते हैं पैराबोला। अब देखो मैं कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ा, अभी मैं स्टाइल नहीं मार रहा हूं, अभी मैं सच में बता रहा हूं इस चीज को, क्योंकि पैराबोला जो ये चीज आपको दे रखी है ना, इसे हिंदी में परवलय कहेंगे। क्या होता है ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सिर्फ इसके ऊपर के मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स ये है कि पैराबोला बेटे जो होता है उसकी दो शक्ल होती है, दो तरह की शक्ल में वो एग्जिस्ट करता है। एक शक्ल उसकी ऐसी होती है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और बेटे ये वाई एक्सिस है, तो पैराबोला आपका ऐसा कुछ बनेगा। और एक हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो
तो पैराबोला बेटे कुछ इस तरीके का बनेगा। यानी कि दो तरह के पैराबोला दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक पैराबोला को अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, और दूसरे को बेटे अगर आप देखो तो ये एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है। असल में इस तरह का पैराबोला जो इस तरीके का है, इसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई टाइप का पैराबोला, और इस वाले पैराबोला को बेटे हम कहेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप का पैराबोला। तो ये दो तरह के पैराबोलाज हमारे पास यहां पर होते हैं, ठीक है। तो एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, दोनों अलग अलग। इन दोनों को पता कैसे करते हैं? कुल मिलाकर के पैराबोला की बात ये होती है कि इसमें x और y का जो रेशियो होता है वो 2:1 या फिर 1:2 के रेशियो में पाया जाता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये 2:1 या फिर 1:2 के रेशियो में पाया जाता है x और y का। अब इस बात को अगर हम यहां पर समझें कि कैसे हम पहचाने कौन सा, जैसे आप यहां देखोगे x की पावर यहां 1 है, y की 2 है, तो 1:2, यहां x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो 2:1। इन दोनों में से ही कोई एक होगा पैराबोला। पहचानते कैसे हैं? पहचानने का तरीका यह है, जिसकी पावर कम होती है, जैसे यहां x की पावर कम है तो पैराबोला x के अलोंग खुलेगा। यहां पे आप देखोगे y की पावर कम है, इसका मतलब पैराबोला बेटे y की तरफ खुलेगा। यानी कि ये बेसिक तरीका है इसको समझने का कि फॉर्मेट या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का होगा या वाई इक्वल टू एक्स, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का होगा, ठीक है। यही फॉर्मेट होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पैराबोला को मेरा ना ध्यान बाहर जा रहा है, बाहर से आवाज आ रही है क्योंकि, ठीक है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो पैराबोला ये होता है। तो पैराबोला को हमें समझ में फिलहाल आ गया। अगर सर थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिएगा प्लीज, क्लास में हूं। हाँ, तो बच्चों पैराबोला मैं बता रहा था कि यहां पर क्या है ना कि अब जैसे इसको मैं कैसे पहचान पाया, अगर आप देखो कि इसका नेचर कैसा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी टाइप का जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी y और x में पावर का रेशियो कैसा है, 1:2 या 2:1 का है। कुल मिलाकर के अगर आप इसको देखोगे तो ये कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट है। आगे क्या है उस पर मत जाओ, जहां पर y की पावर कम है। अगर y की पावर कम है इसका मतलब क्या हुआ, y के अलोंग ये पैराबोला खुलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये कर्व है, मतलब मेरा पैराबोला कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेरे एनालिसिस के, क्योंकि y की पावर कम है तो ऐसा होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि जो इसका ये वाला पार्ट है वही पार्ट रिजेंबल कर रहा है? इसीलिए आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप बनाओगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल हमेशा ऐसी होगी कि x की मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो वो हमेशा इस ही नेचर का बनेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? तो बस यही बच्चों बात होती है, इसीलिए आपको ये इस तरह का कर्व दिखाई दे रहा है। एक मैं आपको एक चीज बता पाने में शायद थोड़ा सा सफल रहा। अब मैं आता हूं दूसरे टॉपिक की तरफ। इसके जीरोस का मीनिंग क्या है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दी आपको कि व्हाट डू वी मीन बाय ग्राफ ऑफ दिस। अभी मैं इसकी समझ आपको देने की कोशिश करता हूं, देखते हैं जरा। देखिएगा, इस चीज को मैं एक काम करता हूं, यहां से इरेज कर दिया मैंने सब कुछ। अब मैं आता हूं, वो पीछे सारी चीजें लिखी हुई है, अब मैं यहां पर आ रहा हूं, देखते हैं जरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ये जो चीज बेटा आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि ये एक पैराबोला की इक्वेशन है कायदे से। और मैं बहुत क्लैरिटी से जानता हूं कि इसका ग्राफ लगभग स्ट्रक्चर जानता हूं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि इसका मीनिंग क्या है, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। एक बार सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूं। मैंने कहा अगर इफ y बराबर 0 हो गया, अगर y एक बार के लिए 0 हो गया तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। अब इसको बेटे सॉल्व करने का एक तरीका हमारे पास दिया हुआ है, दो तरीके हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमने यही करना है। पहला तरीका पहली बार आज इस्तेमाल करता हूं आपके साथ, वो ये कि जब भी इसको लिखो सबसे पहले इसका ऑर्डर का ध्यान रखना कि मैक्सिमम पावर पहले, फिर बाद में कम, फिर कम, यानी x की पावर 2, 1 और उसके बाद 1 भी नहीं, इस तरीके से ये लिखा। उसके बाद सॉल्व कैसे किया जाता है, इवन मैं इसको ना ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, ऐसे में आदत अच्छी बनी रहती है हमारी, ऐसे 0 को उस तरफ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी क्या जो मिडिल टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। जो मिडिल टर्म आपके पास है, जो x का कोएफिशिएंट वाला टर्म है, इसमें हमें क्या काम करना होगा कि इस 5 को इस तरीके से ब्रेक करना है हमें कि इसको जोड़ घटाकर तो 5 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके 6 आए। 6 क्यों मैंने कहा, क्योंकि अगर आप यहां देखोगे ये 6 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इस 6 और 1 का जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट इस 5 को जो तोड़े हुए 2 टुकड़े होंगे उनको मल्टीप्लाई करके भी आना चाहिए। अब एक बार शुरू करते हैं।
जैसे मैंने क्या कहा कि 5 को अगर हमें कोई ऐसे दो टर्म्स लिखने हैं जिनको जोड़ घटा करके 5 बनता होगा, क्या क्या हो सकते हैं सर? एक पेयर हो सकता है ऐसा वाला 6 और 1 का, क्योंकि 6 में से अगर 1 को घटा देंगे तो हमारे पास 5 आएगा। एक पेयर हमारे साथ क्या हो सकता है सर? 2 और 3 का, 2 को और 3 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा। कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 में अगर मैं 1 को जोड़ दूं, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब चेक ये करना है कि इन पेयर्स के जो पेयर्स बने क्या मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट हमें चाहिए, कितना चाहिए हमें? 6 × 1 यानी 6 चाहिए, क्या वो आ रहा है? इनका अगर हम बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने एक टर्म चुना है 6 और एक टर्म चुना है हमने कितना? -1, क्योंकि माइनस कहना सही रहेगा, तभी तो 6 और में प्लस करेंगे -1 को। तो 6 × -1 बेटे जैसे ही आप करने की कोशिश करोगे आप पाओगे कि आपका रिजल्ट कितना आ रहा है? -6। यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 2 × 3 6, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 4। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सब में से आपके लिए काम का यह है, दोनों के दोनों बेकाम के हैं, ऊपर और नीचे वाले, क्योंकि इसमें माइनस का चक्कर हो गया। इसीलिए हमें ये क्लैरिटी थोड़ी बहुत समझ में आई, जो अब आपसे हम इस काम को माइंड में करते हैं। जैसे ये 5 है तो 5 को कैसे स्प्लिट करना है मुझे समझ में आ गया सर। 5 को 3 और 2 में स्प्लिट करेंगे ताकि 3 और 2 जोड़कर 5 हो जाए और 3 दूनी 6 हो जाए। तो इस तरीके को जो मैंने आपको समझाया मैं लिखूंगा, 5x को मैं 5x ना लिख करके 3x + 2x लिखूंगा इस तरीके से। अब 3 और 2 5 और 3 दूनी कितना? 6 और x × x 6x²। देखो 6x² ही हो रहा था, तो मेरी एक सेटिंग सही बैठ गई। अब मेरा आंसर पक्का सही आएगा। शुरुआत के 2 और बाद के 2 को कंसिडर करेंगे, इसमें x कॉमन आ रहा है, x को ले लेंगे और ये 3 हो जाएगा कॉमन लेकर के। इसी तरीके से प्लस करके 2 यहां पर लेंगे और अंदर बचेगा x और 2 क्योंकि कॉमन आए हैं तो बचेगा 3। 2 3 जार कितना हो जाएगा? 6। यहां पर और यहां पर जो चीज आपको नजर आ रही है x + 3 को हम कॉमन ले लेंगे और इनसाइड द ब्रैकेट वी विल बी लेफ्ट विद x + 2 ओनली। तो इस तरीके की चीज हमारे पास आ गई। क्या किया मैंने? x + 3 को जैसे ही कॉमन लिया तो x + 3 जैसे ही x से मल्टीप्लाई होगा ऐसा दिखेगा, x + 3 2 से मल्टीप्लाई होगा ऐसा दिखेगा। अब या तो इस चीज का आंसर 0 होगा या तो इस चीज का आंसर 0 होगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मुझे खुद बताओ, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट करने पे आंसर 0 आ रहा है तो उनमें से कोई ना कोई 0 रहा होगा, क्योंकि 0 कब आता है? किसी दो चीजों का प्रोडक्ट करने पे। जैसे मैं कहूंगा कि मैं 5 का किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, आप बोलोगे सर 0 से करो। मैं कहूंगा कि मैंने 5 का x से मल्टीप्लाई किया तो x क्या रहा होगा? पक्का 0 रहा होगा, तभी तो आंसर 0 आ पा रहा है, अदरवाइज कोई कारण ही नहीं था। तो इसलिए इन दोनों में से कोई तो एक 0 रहा होगा, या तो ये चीज या तो ये चीज, तभी आंसर 0 है। अब मैं क्योंकि श्योर नहीं हूं कौन सा रहा होगा, इसलिए मैं लिखूंगा कि x + 3 या तो 0 रहा होगा, या तो ये नहीं तो मैं कहूंगा कि x + 2 0 रहा होगा। अब अगर x + 3 0 रहा होगा तो बेटे x = -3 होना चाहिए, और अगर x + 2 0 रहा होगा तो x = -2। इसका मतलब मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई। इन्हीं को कहते हैं, जो मैं पीछे कह रहा था आपको, जीरोस ऑफ इक्वेशन। इसी को बेटे कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब मैंने ये एक्सप्रेशन यहां पर लिखा था, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखो, जब मैंने एक्सप्रेशन यहां पे लिखा था ग्रीन बॉक्स के अंदर वाला, इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग ये था कि x की मैं क्या वैल्यू यहां पर रखूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। अभी मुझे जवाब मिला है कि x की वैल्यू -2 रखोगे तो 0 आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है ना? चेकिंग कर लेते हैं। तो एक बार मैं यहां पर x की वैल्यू को -2 कंसिडर करता हूं। जैसे ही मैं x की वैल्यू को -2 रखता हूं ऐसे करके, तो मैं देखता हूं सॉल्व करने पे -2 का स्क्वायर 4 और 5 2 -10 + 6, 4 में से 10 गया, -6 और +6 कितना आ गया? आंसर 0। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, मतलब जो उस केस में मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि बात सेट हो गई। यानी कि जैसे ही x के प्लेस पे -2 मैंने प्लेस किया बेटे, तो वो बताता है कि हाँ सच में आंसर ठीक आ गया। अब ऐसे ही करके x के प्लेस पे अगर मैं -3 रखता हूं, x के प्लेस पे -3 रखने पर, यानी कि अगर मैं x के प्लेस पे -3 रखता हूं, -3 का स्क्वायर प्लस 5 × -3 प्लस का 6, -3 का स्क्वायर कितना है? 9 है, 5 3 15 प्लस 6, मुझे बताओ 9 में से 15 गया, -6 प्लस का 6, फिर से कितना हो गया यार? आंसर 0 हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब -3 ने भी इसको सेटिस्फाई किया। अब इन दो के अलावा आप कोई दुनिया में कोई ऐसा नंबर बना ही नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, सिर्फ ये दो ही थे जो इकलौते से सेटिस्फाई कर पा रहे थे। इतना समझ में आया? तो ये था इसका मैथमेटिक्स। अब आते हैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर। मीनिंग क्या होगा बच्चों? क्योंकि आपको पता है, मैंने भी पीछे आपको हल्का सा समझाने की कोशिश की कि ज्योमेट्रिकली ये इक्वेशन कैसी दिखाई देती है। ये इक्वेशन जो दी गई है आपको y = x² + 5x + 6 वाली, ये ज्योमेट्रिकली कैसी दिखाई देगी? क्योंकि ये y और x² यानी कि y की पावर 1 और x की मैक्सिमम पावर 2, यानी 1:2 और 2:1 का फॉर्मेट है, जो कि मैंने यहां पर आपको बताया। यानी ये एक पैराबोला टाइप का होगा, और उसमें भी x की पावर ज्यादा है, y की कम, इसलिए y के अलोंग खुलेगा। यानी स्ट्रक्चर वाइज लगभग कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रख रहा होगा।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन इसको और रिफाइन करने की जरूरत है। रिफाइन कैसे होगा? रिफाइन होगा वो जो 2 पॉइंट्स आपको मिले ना, -2, क्या क्या मिले? -3 और -2। एक बार देखो, -3 विल बी लाइंग समवेयर हियर और -2 विल बी लाइंग समवेयर हियर। ये दोनों पॉइंट्स यहां एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब आपका जो कर्व है, जो कि आपको 100% पता है कि ऐसे नेचर का है, यू टाइप का है, जो कि ऊपर को खुला है वाई एक्सिस के लॉन्ग। क्यों वाई एक्सिस के लॉन्ग? क्योंकि वाई की पावर इसमें कम है, 1:2 में 1 वाई की पावर है। तो इसीलिए बच्चे मुझे भी समझ में आएगा कि मुझे इन 2 पॉइंट्स से होते हुए जाना है और वो यू शेप बनाना है। क्या आपको लगता है कि हमें लगभग कुछ इस तरीके का शेप बनाना चाहिए? कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि सर हमें, अरे यार एक मिनट, आई एम सॉरी, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि जो हमारा शेप होना चाहिए वो लगभग इस तरीके का होना चाहिए, यानी कि वो एक्स एक्सिस को कट करता हुआ दोनों तरफ जाएगा इन 2 पॉइंट्स पर। अब मैं इस चीज को जस्टिफाई आप लोगों के साथ करूंगा कि मैंने ग्राफ को ऐसे किया। देखो, इसका राज मैंने आपको बता दिया था पीछे पे, क्योंकि पैराबोला टाइप का कर्व बनेगा। अब ये दोनों से कट करके गया, इसका राज क्या है जरा समझते हैं। मुझे एक बात बताओ कि ये जो कर्व है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए सर? -2,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए सर? -3,0। तो कुल मिलाकर के हम ये जो 2 पॉइंट्स है, क्यों ऐसा लिखा मैंने? अब ये कहना चाह रहा है कि ये वो पॉइंट है, x की वैल्यू जैसे ही -2 रखता हूं y 0 आता है। ये कह रहा है x की वैल्यू जैसे ही -3 रखता हूं y 0 आ रहा है। असल में हुआ वही तो है, क्योंकि जब आपने y 0 रखा था, आप यही तो पता करना चाह रहे थे, क्योंकि जो y = जो दे रखा है, ये पूरा इस पिंक कलर के ग्राफ की ट्रेसिंग है। असल में जब मैंने अभी पीछे आपको दिखाया, मैंने आपको पीछे वैल्यूज रख के दिखाया था, तो मेरा ग्राफ इधर को जा रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि x की वैल्यू नेगेटिव भी रखी जा सकती थी? अगर मैं x की कुछ नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो ग्राफ इधर को भी जाएगा, तो ये ग्राफ ना केवल ऐसा बल्कि ऐसा भी बनता हुआ दिखेगा। तो असल में ये जो ग्राफ की ट्रेसिंग है, जो ये ग्राफ फॉर्म हो पा रहा है, ये x और y की वैल्यूज को रखकर हो पा रहा है, और इसका टोटल इंडिकेशन ये है। यानी इस चीज को पिक्टोरिकली अगर आपको देखना है तो वो ये दिखेगा, और इसका एक्सप्रेशन देखना है तो वो ये है। अगर आप सिर्फ एक्सप्रेशन दे देते हो तो मैथमेटिकली अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप इस ग्राफ की बात कर रहे हो। तो इसी केस में ये जो चीज दे रही है, इसका ग्राफ कैसा है? ऐसा है। मैंने प्रेडिक्ट कर दिया। कैसे प्रेडिक्ट कर पाया? क्योंकि मुझे पता है कि यही वो 2 पॉइंट है जहां पर y की वैल्यू 0 हो रही है। तभी तो मैंने रख के देखा कि y 0 हो रहा है, तो पता चला y 0 कब हो रहा है? x की इन वैल्यूज के लिए y 0 हो रहा है। इसका मतलब मुझे पता चल गया ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। एक हल्की सी मैंने कोशिश की अपने एंड से इसको बताने की आप लोगों को। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए, 1-2 बार रिपीटेशन में अगर आप आओगे ना, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए चीज नहीं हो सकती है, तो लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं। मेरे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा कमी हो सकती है, लेकिन चीजें बड़ी सही है, बहुत सटीक है, और चौथा चैप्टर कंप्लीट इस पे बेस्ड है। धीरे धीरे पिक्चर और क्लियर होती रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी बात अभी समझ में आ जाएगी, लेकिन इतना है कि हाँ थोड़ा क्लिक 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 कर रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरी स्टोरी आगे जाके क्लियर हो जाएगी। अगर कुछ ब्लरी सा लग रहा है तो फिलहाल ये समझ में आया। तो अपने को ये समझ में आया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो, अब देखो जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल, इन्हें क्या कहते हैं बेटे? जीरोस इन्हें कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? असल में जीरोस कुछ और नहीं है। जो भी आपकी इक्वेशन दी रहेगी, अब से आपको ऐसी इक्वेशन देखने को मिलेगी, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन ऐसी नहीं थी, असल में वो वैसी थी। जब आप 0 रखते हो तो आप बोलना चाह रहे हो कि y को 0 रख दिया, यानी x की वो कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिनके लिए y 0 हो रहा है। क्योंकि जब मैं x की वैल्यूज को यहां डाल रहा हूं तो ये आंसर 0 आ रहा है। सोचो, x की वैल्यू को अगर मैं यहां डाल रहा होता तो मेरा आंसर 0 ही तो आ रहा होता। तो कौन 0 आ रहा है? असलियत में y 0 आ रहा है। तो y 0 किन वैल्यूज के लिए आ रहा है? x की किन वैल्यूज के लिए y 0 होता है? उन्हीं x की वैल्यूज को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा भी रहे हैं कि नहीं पा रहे? दोबारा मैं कहता हूं, प्लीज नोट में लिखें इस बात को। जीरोस किसे कहते हैं? किसी पॉलिनोमियल के जीरोस किसे कहते हैं? वेरिएबल, यानी x की वो वैल्यूज जिनके लिए y का आंसर 0 हो जाता है, वही जीरोस होते हैं। और ये बोलने वाली बात नहीं है, देखने वाली बात है कि -3 और -2 विल बी कंसिडर्ड एज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, बिकॉज एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। -3 पे भी 0, -2 पे भी 0 है। क्या मैं इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं कि मेरा कर्व जहां पर x एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि जैसे ही मेरा कर्व x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा, ऑटोमेटिकली वो कटिंग पॉइंट पे y 0 हो जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है बेटे? y की वैल्यू x एक्सिस पे हमेशा 0 होती है। तो जहां पर भी कर्व कट करता हुआ जाएगा x एक्सिस को, उन पॉइंट्स पर y को वो ऑटोमेटिकली 0 कर देगा। तो जिन पॉइंट्स पर एक घटना घटित हुई कि y 0 हो गया, वो पॉइंट्स ही तो रूट्स हैं। इसीलिए इस पूरी कहानी को लोग समराइज कर देते हैं एक सिंपल लाइन में। मैं भी चाहता तो आपको एक्सरसाइज 2.1 ऐसे ही पढ़ा सकता था, जो मैं अब बोलने वाला हूं इतनी कहानी बोलने के बाद। वो बात क्या थी? वो बात थी ये, अगर मेरे सामने क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज 2.1 का, द ग्राफ ऑफ y इज गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केसेस। कितने जीरोस इसके मौजूद हैं? अब मैंने क्या पढ़ा, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मतलब अभी उस पर आता हूं दोबारा, लेकिन इसको लेते हैं।
अब इसके कितने जीरोस होंगे, उसने हमें कर्व दे दिया। अब आपको समझ में क्या आना चाहिए कि ये जो कर्व है, ये कर्व कुछ ना कुछ y और x के बीच का कोई एक रिश्ता है, यानी कि ये y और x के बीच का कुछ एक रिलेशन है, x के बीच का कुछ एक रिलेशन है। ये आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? y और x के बीच का बेटे क्या है, कुछ एक रिलेशन है। एक बात हमें समझ में आती है। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, व्हाटएवर इट कैन बी, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे ये मैं पता कर सकता हूं, क्योंकि सॉल्यूशंस कितने होंगे यानी कि मैं ये देखो, मैं बताता हूं मेरे माइंड में क्या चल रहा है वो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। सॉल्यूशंस कितने होंगे, अगर मेरे पास किसी ने क्वेश्चन पूछा सॉल्यूशंस कितने होंगे, अब देखना मेरे माइंड में कैसे काम करेगा, कितने होंगे। तो मैं बोलूंगा सॉल्यूशंस कितने होंगे, मैं बोलूंगा भाई सॉल्यूशंस हम किसे कहते हैं, मेरे मन में सवाल आएगा। मैं बोलूंगा सॉल्यूशंस का मतलब क्या, तब मुझे समझ में आएगा सॉल्यूशंस मतलब, ये मेरे माइंड में जो चल रहा है मैं लिख के दिखा रहा हूं। सॉल्यूशंस मतलब x की वो वैल्यूज जिनके लिए y जीरो हो रहा है, ये है सॉल्यूशन। अब अगर मैं बोलता हूं कि x की वैल्यूज जिनके लिए y जीरो हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है? तो सर इसका मीनिंग यह है कि असल में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिर्फ इतना है, x की वो वैल्यूज जिनके लिए y जीरो हो रहा है और y जीरो x एक्सिस। इसका सिंपल सा मतलब है कि कर्व x एक्सिस को कहां पर काट रहा है, कहां पर कट कर रहा है। थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली भी सोचने की कोशिश करना। हो सकता है मैंने पहले भी कहा, क्योंकि कभी कभी कम्युनिकेशन में मुझे क्लैरिटी लग रही है लेकिन आप तक पहुंचने में क्या पता क्लैरिटी ना पा रही हो, इसलिए इंडिपेंडेंट हो जाया करो पूरी सिचुएशन से और खुद सोचा करो फिर इसे हिंट लेकर के। मैं ऐसे ही पढ़ता था जब मैं पढ़ता था अपने टीचर के केस में। तो अब इस केस में अगर आप देखेंगे ये कर्व आया, इसने ये y एक्सिस को कट किया, मुझे मतलब नहीं, इसने x एक्सिस को बेटे इस जगह पे सिर्फ कट किया है, यानी इस जगह पे जो भी x का कुछ एक वैल्यू होगी, कुछ भी एक वैल्यू होगी x की, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि y पक्का वहां पे जीरो होगा, पक्का जीरो होगा। तो y जिस वैल्यू पे जीरो हुआ उसका नाम फिलहाल के लिए x है। आप चाहते तो कुछ भी नाम रख सकते थे, इसका संता बनता कुछ भी रख सकते थे, ऐसा अल्फा टाइप का कुछ एक नाम देता हूं। अल्फा बेसिकली क्या हो गया, इसका रूट हो गया, इसका रूट यानी कि इसका जीरो हो गया। कितने जीरोस मौजूद है इसके, एक जीरो मौजूद है इसका, दो नहीं। इसको कहने की गलती भी नहीं करेंगे, क्यों करेंगे हम गलती, हम तो डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं। हमें पता है हमें सिर्फ x की वो वैल्यूज चाहिए जहां पर y जीरो होने वाला है, और वो तभी हो पाएगा y जीरो जब वो कर्व x एक्सिस को कट करेगा, और इस केस में x एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट कर रहा है। कुछ बच्चे होंगे जिन्हें लग रहा होगा सर इतनी सी बात थी, सीधे बोल देते, क्यों इतना लंबा चौड़ा घुमा रहे। आई एम रियली सॉरी ऐसी टोन बनाने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर था तो आप इतना लंबा चौड़ा क्यों, लेकिन शायद आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। समय के साथ आपको समझ में आएगा कि मैंने जो कहा बिल्कुल भी उसमें खराबी नहीं थी, मैंने असल में उसका रीजन दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं आपको, यकीनन मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था अपने टाइम पे, कि जहां पर एक्स एक्सिस कट करता है उतने आंसर, यानी गिन लो, एक है, फिर इसमें एक दो तीन है, तीन आंसर इसका हो गया, इसमें दो जगह है, दो आंसर इसका हो गया, एक दो तीन चार है, चार। बड़ी खुशी होती थी हम बच्चों को देखकर, हम बोलते थे वो 10th की बोर्ड इतनी आसान ऐसे गिनना होता है, एक दो, लेकिन बच्चों मैंने आपको रीजन दिया, मैंने आपको रीजन दिया। अब इसको देख करके तुरंत क्या हम नहीं कह सकते कि क्यूबिक टाइप का फंक्शन रहा होगा, क्योंकि इसने एक जगह पर, दो जगह पर और तीन, यानी कि x की एक वैल्यू कुछ अल्फा पे y जीरो आया, x की कोई एक वैल्यू बीटा पे y जीरो आया, x की कोई एक वैल्यू गामा पे y जीरो आया। इस पे मत सोचो अल्फा बीटा गामा क्या कुछ भी है वो, लेकिन x की कुछ वैल्यूज है इन पे y जीरो है, तो x की ऐसे तीन वैल्यूज है इन पे y जीरो आया। इसका मतलब जरूर ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती होगी, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 टाइप की। आई एम नॉट श्योर अबाउट द कोएफिशिएंट्स, मैं स्ट्रक्चर वाइज बात कर रहा हूं कि स्ट्रक्चर वाइज वो ऐसी ही दिखती होगी कि x की पावर मैक्सिमम 3 रही होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सेम गोज विद दिस, इसमें x की मैक्सिमम पावर चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक होगा इन नेचर, ये वाला बेटे क्वाड्रेटिक होगा इन नेचर। ये एग्जैक्टली हमने जो ग्राफ बनाया उसकी तरह ही बिहेव कर रहा है, जैसे हमारा पीछे था -3,0 टाइप का, माइनस का 2,0, और अगर आपको याद हो तो उसकी इक्वेशन जो मेरी निकल के आई थी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इस टाइप का ये होगा। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? तो क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। सिंपल थिंकिंग रिक्वायर्स करेज रादर देन इंटेलिजेंस, ठीक है ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है? तो बस इतना, एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो एक्सरसाइज इतनी सी ही थी, एक्सरसाइज में सिर्फ इतना था, लेकिन उसके पीछे की कहानी जो मैंने आपको बताई, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता। जो बच्चा ऐसे पढ़ रहा है जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, भले ही तुमने अपनी एंड से पूरी एफर्ट डाल दो, क्योंकि मैंने तो डाले 100, आप भी डालो 80% ही मतलब डालो 100%, रिजल्ट 80% भी आएगा, बहुत है, चलेगा अभी के लिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये एक्सरसाइज नहीं फिनिश हुई, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ कोएफिशिएंट। इन चैप्टर्स को हमने बहुत बखूबी आगे भी पढ़ते रहना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आएगा, और धीरे धीरे क्वेश्चंस जब मैं और कराऊंगा, अभी तो एनसीईआरटी के हैं, तो समझ डेवलप होती रहती है, और भयंकर लेवल पर डेवलप होती है, चिंता मत करो। अभी क्या है, आप बस मेरे पे भरोसा रखो, बस मेरे पे सिर्फ भरोसा रखो, आंखें बंद करके मैं कहता हूं आपको, कर लो आंखें बंद, अब मेरे पे अंधभक्ति कर लो आप, ठीक है ना? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इधर देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल।
अभी क्या मतलब है सर, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी, ax² + bx + c = 0। मैं क्वाड्रेटिक पे बात करने लग गया, पॉलिनोमियल्स को हमें डिस्कस करना है, पॉलिनोमियल्स में कितने भी टर्म्स, लेकिन मैं अभी पॉलिनोमियल से कहां शिफ्ट हो गया हूं, मैं शिफ्ट हो गया हूं बच्चे क्वाड्रेटिक, स्पेशली हम क्वाड्रेटिक को पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक है, आपने कहा क्यों है सर, मैंने कहा क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है इसकी डिग्री 1 है, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। आपने कहा बहुत सुंदर। आपने कहा सर ये एबीसी क्या है, मैंने कहा बेटे एबीसी कोई भी कोएफिशिएंट कहलाएंगे, जैसे ए को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², बी को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x और सी को कहेंगे कांस्टेंट टर्म। ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैं अगर ऐसा लिखूंगा 2x² + का 3x + का 5 तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा, ये स्पेसिफिक हो जाएगा कि 2, 3, 5 रहना चाहिए। मैंने उसे स्पेसिफिक ना करके जनरलिटी का ध्यान दिया, इसलिए मैंने कुछ भी वहां पे बोला कुछ भी रियल नंबर रख सकते हो। आपने कहा कुछ भी रियल नंबर रख दूंगा, मैंने कहा बेटे कुछ भी तो रख सकते हो लेकिन प्लीज मेरे लिए आप ए को 0 मत रखना। यानी आपने कहा सर एबीसी क्या है, मैंने कहा एबीसी क्या है, मैंने कहा एबीसी क्या है, एबीसी ऑल आर रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो क्या सर कोई भी रियल नंबर में 0 नहीं होता, बेटे होता है, लेकिन प्लीज ए को 0 मत रखना, बाकियों को 0 रख सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो, ए को हम 0 क्यों नहीं रख सकते, बाकियों को क्यों रख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर दो। मैंने कहा बेटे इसका सिर्फ मतलब इतना है कि अगर आपने गलती से सोचो ए को 0 रख दिया, बी की कुछ वैल्यू रखी मान लेते हैं 2 रख दी, सी की कुछ वैल्यू रखी मान लेते हैं 3 रख दी, अब आप इसे सॉल्व करने लगे, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, फिर ये 2x + का 3 = 0 हो गया। मुझे बताओ 0 को लिखने की जरूरत है, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, ये बन गया। अब मुझे खुद देख करके आप लोग बताएंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक जैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि क्वाड्रेटिक की जो मेन शर्त थी वो क्या थी, क्वाड्रेटिक की शर्त ही ये थी कि आपकी डिग्री जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अब इसकी मैक्सिमम पावर को 2 अगर प्रिजर्व करना था तो इसको बचाने के लिए जरूरी है कि यहां 0 ना आए, क्योंकि 0 आएगा तो खा जाएगा इसे, जैसे खा के गायब कर दिया। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जब भी हम कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है, अगर ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो इसका x² का कोएफिशिएंट प्रिजर्व रहना चाहिए, और वो प्रिजर्व तभी रह पाएगा जब आप a को 0 ना डालो, 0 के अलावा कुछ भी डाल लो। तो क्या सर आप ये कहना चाहते हो कि bc को 0 डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हो बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल a को 0 ना डाल के कुछ डाल दिया, लेकिन b को मैंने कुछ 0 डाल दिया और c को मैंने कुछ और डाल दिया। अब इस बार मैंने b को 0 रखा तो देखो क्या हो रहा है, 2x² + का 0 × x 0 हो जाएगा, अब प्लस का 3, और 0 + 3 बेटे कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली 3 ही हो जाएगा। तो क्या सर ये क्वाड्रेटिक बना, जी सर ये वाला अभी क्वाड्रेटिक बिल्कुल है, ये वाला क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं था। क्योंकि क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर x की जो 2 थी वो गायब है, इसमें स्टिल x की मैक्सिमम पावर प्रिजर्व है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, बाकी हो ना हो इट डजंट मैटर। तो ये इस तरीके का खेल होता है। इवन अगर ये 3 भी 0 हो जाता तो भी चल जाता। तो आप शायद समझ पाएंगे कि why we are calling that a does not equal to 0, a can never be equal to 0 because of this reason only। तो इसीलिए हमने ऐसा कहा, क्योंकि a 0 अगर हो गया तो x² गायब हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। एक बात समझ में आती है, बहुत सुंदर सर। तो एक बात तो सर आपने बड़े अच्छे से हमें समझा दी, धन्यवाद आपका। अभी दूसरी बात भी समझा देते तो सर अच्छा लगता। बेटा आ जाओ जरा समझाता हूँ, ठीक है। देखो अब देखो फिर से मैं क्या करूंगा, मैंने पीछे सेव कर लिया उसको, मैंने नई स्लाइड ले ली है, इसलिए मैं एक काम करूंगा बच्चों, इस लिखे हुए को इरेज कर दूंगा, लेकिन वो पीछे भी लिखा हुआ है, डोंट वरी। अभी क्या करूंगा, अब मैं आता हूं, अब मैं कहूंगा मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऐसी है। अब मैं जब ये लिखूंगा तो आपको फील रहेगा, जब मैं नहीं लिखूंगा तो आप मुझे टोकोगे, सर a0 ये ऐसा लिखो तभी जाकर ये क्वाड्रेटिक होगा। लेट दिस बी अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मैंने आपके सामने लिख ली, यानी कि एक प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो मैंने आपके सामने यहां पर लिख दी है, वो ये ax² + bx + c टाइप की बराबर 0। अब क्या है इसमें कोएफिशिएंट्स कौन है बेटे, ये जो a दिखाई दे रहा है, ये जो b दिखाई दे रहा है, c दिखाई दे रहा है, a स्टैंड्स फॉर व्हाट, a इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड दिस इज व्हाट, अ कांस्टेंट टर्म। ये ऐसे है, तो कोएफिशिएंट मतलब आप समझ गए होंगे, उसके गुणांक हैं वो, कोएफिशिएंट्स हैं उसके। कोएफिशिएंट्स का तो मतलब इतना। जीरोस का मतलब क्या, जीरोस का मतलब क्या है बेटे, जैसे हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था, पीछे आपको सॉल्व करके दिखाया था, जैसे मैं अगर पीछे आता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा लाने में शायद, जैसे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था,
इस इक्वेशन को जब मैंने 0 के इक्वल रख के सॉल्व किया तो मेरे पास ये 2 आंसर आए। इन्हीं आंसर को बेटे मैंने एक नाम दिया था, क्या बोला था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो असल में जब भी मैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा उसके जीरोज आते हैं, और कितने जीरोज या कितने सॉल्यूशन आते हैं ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया स्लाइड नंबर 1 में, कि किसी भी इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितनी उसकी डिग्री होती है। जैसे इस केस में अगर ये 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये अगर 2 डिग्री का है, यानी कहने का मतलब है कि अगर इसकी डिग्री 2 है, यानी कि इसमें 2 आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसका सिर्फ मतलब इतना होगा, एक मिनट, इसका सिर्फ मतलब इतना होगा कि इसके 2 जीरोज होंगे, यानी कि इसके पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ जो जीरोज हैं बेटे वो कितने होंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने होंगे, 2, यानी कि 2 जीरोज इसके पॉसिबल होंगे, यानी कि 2 रूट्स होंगे इसके, 2 जीरोज होंगे इसके, 2 सॉल्यूशंस होंगे इसके। इज इट क्लियर? उन 2 सॉल्यूशंस को, जैसे पिछली बार -3 और -2 मेरे 2 आंसर आए थे एक्स के, अगर आपको याद होगा पीछे पे, तो ऐसे ही कुछ भी आंसर होंगे, मैं एक को x बराबर अल्फा, एक को x बराबर बीटा कह देता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी होंगे, मुझे नहीं पता ना, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होगा, 5 होगा, क्या होगा उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन 2 होंगे ये पता है, तो 2 को कुछ तो नाम दे सकता हूं थोड़ी देर के लिए, दे दिया, नामकरण कर दिया। तो ये अल्फा और बीटा, यानी कि जो ये अल्फा और बीटा है बेटे, ये क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स और जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटे क्या निकल गए, ये रूट्स है, मेरे अकॉर्डिंग ये 2 रूट्स हैं। तो असल में व्हेन दे आर सेइंग कि रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ द जीरो, दे आर ओनली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन रूट्स, यानी कि उसने जो रूट्स के लिए वर्ड यहां पे यूज किया वो जीरोस वर्ड यूज किया है। तो जीरोस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्स की है ये वो वैल्यूज इनके लिए वाई जीरो हो जा रहा है। रूट्स या जीरोस जो हमारे केस में हमने अल्फा और बीटा लिए हैं, एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि हमारे अकॉर्डिंग बेटे क्या है, ए बी सी, हमारे अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल, ये है, सिर्फ ये पूछ रहा था। और ये एक बहुत बेहतरीन रिलेशन के बीच में है, जो कि मैं समय के साथ साथ आपको बताऊंगा भी कि ऐसा क्यों है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इवन मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो शायद कॉम्प्लिकेट कर जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी सीधे रिलेशन बोलता हूं। असल में जब आप मैं करके दिखाऊंगा उसको बहुत मजा आएगा आपको भी। जब मैं दोनों रूट्स को जोड़ता हूं तो उन दोनों को जोड़ करके आंसर हमेशा -b और a के रेशियो के बराबर आएगा। एक रिलेशन ये है, हम इसको समय के साथ जरूर प्रूव करेंगे, डोंट वरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते समय मैं इसको बताऊंगा कि व्हाई इट इज सो, लेकिन तब तक क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए आपके मन में, ठीक है। और ऐसे करके दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, ये क्या है, ये भी रूट, ये भी रूट, रूट मतलब सॉल्यूशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पीछे कराई थी उसके सॉल्व करके कैसे 2 आंसर आए थे, -3 और -2, बस वही -3 और -2 का प्रोडक्ट करके क्या आता होगा वो ये है, ये बराबर होगा c/a के इक्वल। क्यों होगा मैंने कहा, मैं आपको बताऊंगा, सो प्लीज वेट फॉर दिस। अब हम इसको ना वेरीफाई करते हैं एटलीस्ट, अभी भले ही हम प्रूव नहीं कर रहे कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये होता है कि नहीं होता ये तो पता कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं और प्रूव करेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। अब देखो, अब आपके लिए क्लियर कट एक एग्जाम्पल है, पूरी स्टोरी क्लियर करेंगे, एक नहीं आएगा तो दूसरा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा, तीसरा नहीं आएगा तो चौथा, हम सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, डोंट वरी। Find the zeros of the following polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Zeros मतलब अल्फा बीटा, कोएफिशिएंट मतलब एबीसी। अब क्या होगा बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 आपको इक्वेशन अगर दी है तो उसको जीरो के इक्वल प्रूफ सॉल्व करेंगे तभी तो सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो पिछली बार जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करते हैं। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में? बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें x की पावर मैक्सिमम फिर कम हो गई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ सर? मैंने आपको बोला था जो मिडिल टर्म है इसे स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म कौन है इस बार? माइनस का 2। अब माइनस के 2 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि किन्हीं दो नंबर्स को जोड़ घटा करके -2 मिले और मल्टीप्लाई करके कितना मिले? -8, क्योंकि -8 और यहां कौन है 1, -8 1 जार -8। तो मैं -2 को बेटे दो हिस्सों में ऐसे तोड़ना चाहता हूं कि प्रोडक्ट करने पे आंसर मेरा -8 आए। अब सोचो क्या होगा। तो सीधे सीधे ना 8 जो है मुझे समझ में आ गया। अब देखो दिमाग सीधे काम कर लेता है। 8 को मुझे समझ में आया 4 और 2, 4 दूनी 8 होता है। तो 4 और 2 का पेयर 8 दे सकता है रिजल्ट, लेकिन मुझे -8 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 4 और 2 का मैं पेयर इस तरीके से लूंगा, इसे -4 बोल दूंगा, इसमें 2 जोड़ दूंगा। अब क्या होगा? -4 + 2, माइनस का 2 भी हो गया, मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 भी हो गया। ये धीरे धीरे समय के साथ प्रैक्टिस से आता है। जब मुझे याद है मेरे टीचर करा रहे होते थे, मेरे ख्याल से 9th में या पता नहीं कब था ये, मुझे लिटरली समझ नहीं आता था। ऐसी चीजें मुझे बड़ी तंग करती थी, क्योंकि मुझे लगता था इसके लिए दिमाग चाहिए, जो मुझे पता नहीं क्यों लगता था मेरे पास नहीं है। ऐसा मुझे महसूस होता था कि मेरे पास ऐसी लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, मुझे ऐसा महसूस होता था। मुझे लिटरली वो सीन याद है जब मुझे महसूस होता था अपनी क्लास में। पता नहीं कि मुझे ऐसा याद आ रहा, 7th क्लास की बात, लेकिन 7th में थोड़ी चीज़ रही होंगी, लेकिन मुझे ऐसा फील पता नहीं क्यों आ रहा। ठीक है,
तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, दिस इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज ऑल अबाउट योर परसिवियरेंस, कि अगर आप चाह रहे हो करना तो आके रहेगा, बहुत बड़ी बात नहीं होती, किसी को भी आ जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ रहे हो बच्चों मेरी बात, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बस गिव अप नहीं करना होता रास्ते में, बार बार करेंगे तो कैसे नहीं आएगा, और ईजी है, आ जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे 8 को देख के फील आया 4 और 2 के पेयर बनेंगे, और 4 को मैंने माइनस का 4 और इसको 2x लिखा, इससे क्या हो गया, -4 और प्लस का 2 करके माइनस का 2 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 ही आना चाहिए था। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, दिखाता हूं, देखो अब इन दोनों को करो, इन दोनों आपने सही किया कि नहीं करा पता चल जाएगा। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का बेटे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का हाफ -4 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 0। अब देखो ये और ये सेम टू सेम आ रहा है, इसका मतलब आपने सही तरीके से सोचा था चीजों को, तभी आपका यहाँ सही आ पा रहा है। अब x -4 दोनों जगह है तो कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x इसका और उसका बचेगा बेटे प्लस का 2। इसका सिर्फ मतलब इतना हो रहा है कि x -4 x से मल्टीप्लाई होकर ये देगा, x -4 2 से मल्टीप्लाई होकर ये देगा। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, भी पहले बताया था, तो इसका मतलब या तो x -4 0 होगा, इसका एक ही मतलब है कि x को 4 के बराबर होना पड़ेगा, या तो वो 0 नहीं होता तो x + 2 को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर x + 2 0 होगा तब जाके x बराबर -2 आएगा। तो बेटे हमें क्या समझ में आया कि x की दो वैल्यूज आ रही है 4 और -2, और इन्हीं वैल्यूज को हम अल्फा और बीटा कह रहे हैं। किसी को कुछ भी कह सकते हो, अल्फा उसको कुछ भी कह सकते हो, ऐसा नहीं कि अल्फा आगे वाले को 4 को ही कहना है बीटा, लेकिन दोनों के दोनों को अल्फा बीटा नाम से हम जान रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जो रूट्स या जो जीरोज हैं उन्हें इस नाम से पुकारा है, अल्फा और बीटा। तो ये हमारे जीरोज हैं, यही हमारे रूट्स हैं, यही हमारा सॉल्यूशन है। तो कहने का क्या मतलब, सर मुझे समझ में आया कि ये जो गिवन इक्वेशन थी इसके रूट्स निकल गए। और आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ये नहीं बोल रहे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिख ऐसा रहा है ये था ऐसा नहीं, असलियत में ये ऐसा था y के साथ। लेकिन जैसे ही आपने y को 0 रखा तो आप ये पता करने की कोशिश कर गए कि x की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनको मैं यहां पर रखूं तो मेरा y 0 हो जाए। और इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ ये पता करना चाह रहे थे कि x की दो वैल्यूज आपके सामने निकल गई हैं, एक है 4 एक है -2। अगर आप समझने की कोशिश करो -2 बेटे यहां कहीं पे होगा और 4 कहां पे होगा, 4 यहीं कहीं पे होगा। तो एक रफ ग्राफ आप बना सकते हो, इवन रफ ग्राफ आप समझ गए कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का होगा, नीचे को नहीं होगा ऊपर ही को होगा फिलहाल के लिए, अभी वो बाकी मैं उस पर नहीं ज्यादा जाऊंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि वो होगा पैराबोला टाइप का। क्यों सर, क्योंकि y और x² यानी y और x² यानी पैराबोला टाइप का मैंने पढ़ाया था, और y की पावर कम है, इसका मतलब y के अलोंग खुलेगा, तो पैराबोला इस तरह का खुलेगा, लगभग ग्राफ ऐसा होगा, मैंने आपके सामने बना करके रख दिया। गॉट इट, पूरी पिक्चर के साथ स्टोरी क्लियर है, ये बोल नहीं रहा कोई करने के लिए, लेकिन ये करना है आपको, अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी। अभी क्या है सर इतना तो आपने कर लिया, अभी नेक्स्ट बात बताओ। सर उन्होंने एक बात कही थी कि फाइंड द जीरोस, मैंने जीरोस फाइंड आउट कर लिए, नाउ वेरीफाई करना है चीज को। तो बच्चे वेरिफिकेशन कैसे करोगे, वेरिफिकेशन में हमें समझाया गया था कि जो आपके रूट्स निकले हैं उसका सम जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस का b/a होता है, और हमें एक दूसरी बात बताई गई थी जो उनका प्रोडक्ट होता है वो c/a के इक्वल होता है। अब इसका मीनिंग क्या चेक करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकल पा रहा है। सर जब मैं अल्फा प्लस बीटा, क्या हम अल्फा और बीटा को जोड़ सकते हैं क्या कोई मेरे से कहेगा कि अल्फा और बीटा को जोड़ो, क्या मुझे पता नहीं कि मेरा अल्फा एक 4 है एक -2 यानी कि मैं दोनों को जोड़ के 4 + -2 ऐसे जोड़ करके 4 - 2 और फिर मैं बोल सकता हूं कि 2 इसका आंसर आया। ऐसे करके कोई मेरे से बोलता कि आपके रूट्स का प्रोडक्ट कितना है, मतलब जो आपने रूट्स निकाले उसका प्रोडक्ट करो, कोई मेरे से सीधे पूछता तो मैं सबसे पहला काम क्या करता, रूट्स निकालता, फिर उनका प्रोडक्ट करता। कैसे करता, मैं कहता एक 4 है एक -2 है, प्रोडक्ट करके मेरा आंसर -8 आ गया। मैंने कहा देखो सर आपने मेरे से पूछा था कि आपके रूट का सम क्या होगा, मैंने बता दिया, आपने पूछा था प्रोडक्ट का सम क्या होगा, मैंने बता दिया। क्योंकि जब भी मुझे कोई ये इक्वेशन देगा और बोलेगा इसके रूट्स का सम बताओ, तो क्या करोगे, पहले रूट्स निकालोगे फिर जोड़ोगे ना। कोई कहेगा इसके प्रोडक्ट बताओ कितना होगा, किसका, रूट्स का, तो पहले सॉल्व करके रूट्स निकालोगे फिर प्रोडक्ट करोगे ना। लेकिन इसका आसान तरीका भी था, बिना सॉल्व करे भी आप इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट बता सकते थे। वही तो ये बोल रहा है माइनस बी, चेक करता हूं, दिखाता हूं। -b/a को एक बार कैलकुलेट करो। असल में -b/a है कौन बच्चों, जो इक्वेशन आपको दी गई है, जैसे आपको जो इक्वेशन दी गई थी, ध्यान से सुनना, एक ही क्वेश्चन करने लायक है इसमें, बाकी सब रिपीटेशन है। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे आपको दिया था x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0, क्या ये दिया था, लेकिन इसे आप परफेक्ट फॉर्म में लाओ। परफेक्ट फॉर्म क्या है, 1 × x² ax² प्लस b × x प्लस c। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं बेटे, ये असली फॉर्म है जो कि ax² प्लस bx प्लस c से रिजेंबल करती है। अब आप आसानी से बता पा रहे होंगे कि a मेरे पास 1 है, b मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ x -2 है, और बेटे c मेरे पास -8 है। अभी आप आसानी से शायद बता पा रहे होंगे, ये तरीका है बताने का ABC को, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर हम, अब जैसे ही आपको ABC की वैल्यू पता चले, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए अपने को,
नेगेटिव को नेगेटिव लिखो, बी की वैल्यू क्या है आपके अकॉर्डिंग माइनस का 2, ए कितने आपके अकॉर्डिंग 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे -2 + 1 कितना आएगा प्लस का 2। क्या आपको नहीं लगता कि दोनों के दोनों सेम आए? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये होता ही था, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आता ही और वेरीफाई भी हो गया और ये होता ही था। और इसी तरीके से अगर कोई आपको बोलता कि एक बारी में काम करो कि c/a को कैलकुलेट करो, आप बोलोगे c/a यानी कि c कितना दे रखा, c -8 है, a कितना बेटे 1 है, तो -8/1 क्या -8 ही नहीं होता? होता है। फिर से c/a अल्फा बीटा के बराबर हो गया। ये मैंने वेरीफाई कर दिया। ये सारा स्ट्रक्चरल काम जो था, जो ऑफिशियल काम था वो कर दिया। अब थोड़ा फील लेने वाला काम कर देते हैं, जिससे आपको पूरी स्टोरी समराइज हो जाए। पता नहीं क्यों जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं ना, मैं उतनी लेवल पे घुस जाता हूं, पता नहीं क्यों यार, मुझे टेंशन होने लग गया, पता नहीं क्यों, कि आपको समझ, जबकि मुझे ऐसा भी है कि मैंने क्लियरिटी से हर एक पॉइंट बताया है, कि पता नहीं क्यों लगता है ऐसा। प्लीज बताया करो यार आपकी, नहीं सर समझ में आ रहा, ज़्यादा टेंशन मत लो। मैं टेंशन में आता भाई, अभी सर दर्द हो रहा मेरे हल्का हल्का इस चक्कर में, कि नहीं समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, अब मैं आपको फील देता हूँ फाइनली, ठीक है। जैसे बच्चों जैसे यही है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 बराबर 0। कोई मेरे से सिर्फ इतना अगर पूछता ना कि सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, कोई बेटे मेरे से सिर्फ इतना पूछता, थोड़ा सा रुक जाओ प्लीज, कोई मेरे से बेटे सिर्फ इतना पूछता कि सम ऑफ द रूट्स कितना होता, और कोई मेरे से सिर्फ इतना पूछता कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा, सिर्फ ये 2 सवाल कोई मेरे से पूछता, तो मुझे बताओ कोई भी साधारण इंसान क्या करेगा? अगर उससे पूछेंगे कि रूट्स का सम कितना है ये बताओ, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा पहले रूट तो निकालो सर। तो उसका तरीका क्या होगा? वो बोलेगा पहले रूट्स निकालूंगा, फिर आगे का काम करूंगा, फिर प्लस या मल्टीप्लाई जो करना है करूंगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ये एक आम जिंदगी, ऐसे ही तो कोई जनरली सोचेगा। वो बोलेगा सर अगर मुझे आप बोल लो सम ऑफ द रूट्स, तो पहले रूट्स तो निकालने दो मुझे, और रूट्स निकालने के लिए फिर वो इस कैलकुलेशन में घुस जाएगा। लेकिन मैंने कहा मुझे रूट्स तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो सम ऑफ द रूट्स चाहिए। लेकिन वो कह रहा सर कैसे निकाल दोगे सम? मैंने कहा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक सिंपल कहती है कि सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने के c/a। इसका मतलब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्फा बीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दोगे। कैसे? x² + -2 × x प्लस का 8 बराबर का 0। आपने बेटे सिर्फ इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, ax² + bx + c बराबर 0। और जैसे ही आपको समझ में आ गया कि b कितना है, माइनस का, ये माइनस तो इसका फॉर्मूले का है और b की वैल्यू -2 है। जैसे ही आपने इसको रखा, c की वैल्यू आपने देखी यहाँ कंपेरिजन से -8 और a 1 है। जैसे ही आपने सॉल्व किया, आपने बोल दिया ये -8 होगा, आपने बोल दिया +2 का। अब मुझे बताओ क्या आपने रूट्स निकाले लेकिन फिर भी आपने सम ऑफ द रूट्स निकाल दिया? क्या आपने रूट्स निकाले फिर भी आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल दिया? तो ये ब्यूटी है इसकी। तो वो क्यों करवा रहे हैं? ताकि आपकी हैबिट बने। अभी वो वेरीफाई बार बार इसलिए करवा रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि माना कि रूट्स का सम निकालने के लिए रूट्स की जरूरत होगी तब सम करोगे, लेकिन वो कहते हैं इसके अलावा ट्रिक भी है। तुम सिर्फ इक्वेशन को देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसके रूट्स का सम क्या रहा होगा और इसका प्रोडक्ट क्या रहा होगा रूट्स का। ये है प्रेडिक्शन, ये है मैथ्स। वो एक्चुअली मैथ्स कर क्या रही है? मैथ्स आपको सिर्फ इस चीज से स्किप करवा रही है, ये इतना सारा कैलकुलेशन बचा रही है, आपका सीधे रिजल्ट बुलवा रही है। आप मेरी बात समझ? और ये काम करेगा हमारे लिए बहुत इफेक्टिव तरीके से। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने फुल पोटेंशियल के साथ इस टॉपिक को कवर किया। जस्ट डू प्रैक्टिस नाउ। अब जैसे प्रैक्टिस करते हैं, 4s² - 4s + 1 है। आपको बोलना है कि अब कायदे से अगर कोई मेरे से पूछे कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो मैं s से रिप्रेजेंट करता हूं। कोई मेरे से बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, मैं p से रिप्रेजेंट करता हूं। तो सम ऑफ द रूट्स मुझे पता है कि रूट्स अगर इसके अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स में कंसिडर कर लेता हूं सॉल्व करने के बाद, तो कायदे से मुझे निकालना ही है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए मुझे उनका प्रोडक्ट करना, लेकिन मुझे पता है ये काम तो जब करूंगा तब करूंगा, लेकिन मैं बिना ये काम करे, बिना रूट्स को निकाले भी आंसर बता सकता था। कैसे? मैं सिर्फ ये करता कि मुझे पता है कि ये तो -b/a होगा, मुझे ये पता है कि ये तो c/a होगा, इसलिए बेटे मैं सिर्फ इतना काम करता कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 4s² प्लस का -4 × s प्लस का 1 बराबर का 0, दैट्स ऑल। मैं सीधे बोलता कि कंपैरिजन से ax² + bx + का c। आप प्लीज कंफ्यूज मत होना कि सर x² है, यहाँ x है, कोई बात नहीं, वेरिएबल था वहां, ऐसे नीचे x है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप समझ पा रहे होंगे कि a, b और c की वैल्यूज क्या आ रही है। कंपैरिजन से a निकल रहा है बेटे 4, b निकल रहा है -4 और c निकल रहा है 1। ध्यान से देखने की हो रही है। अब जैसे ही आपको समझ में, आप तुरंत बोलोगे कि b कितना है, b पहले नेगेटिव रखो फॉर्मूले का, फिर b की वैल्यू रखो कितनी, -4, a की वैल्यू कितनी है 4, ये कितना हो जाएगा बेटे -1 और कितना हो जाएगा +1। ऐसे करके कैसे निकालोगे? c कितना है 1, a कितना है, ध्यान से देखो 4। तो आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट करोगे इतना आएगा और उनका सम करोगे रूट्स का इतना आएगा। आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया, पहले ही, ये पहली बात।
अब वो बात अलग है कि इस क्वेश्चन ने आपसे बोला हुआ है कि भाई रूट्स को निकालो फिर वेरीफाई करो, लेकिन मैंने आपको क्लियर कट स्टोरी समझ में आया, लॉन्ग स्टोरी को मैंने शॉर्ट में कट किया हुआ, वो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था। अब ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है रूट्स निकालना, वो तो मैं निकाल ही दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा फील आ रहा था कि वो करते करते कहीं आप उलझ ना जाओ। ऑल्दो मैंने पिछली बार करा ही दिया उसे, इसलिए मैंने एक बार आपको स्टोरी समझा दी कि स्टोरी इतनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, इसको रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। देखो एक कोशिश करो, जब भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रही हो कोशिश करो कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ जो आपका एक्स स्क्वायर का, जो कि इस केस में एस स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट को 1 बना लो। जैसे अगर वो नहीं देखा, इससे आपके लिए कैलकुलेशन इजी रहेगा। 1 कैसे बनेगा, अगर आप 4 को कॉमन ले लोगे तो 4 को कॉमन ले लिया आपने, यहाँ सिर्फ ये बचा, 4 को कॉमन लिया ये बचा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप 4 का अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, सेम रिजल्ट मिलेगा। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, ये तो 0 है नहीं, ये तो 4 है, तो इसका मतलब जरूर एस स्क्वायर माइनस का एस प्लस 1/4 0 रहा होगा। अब वही काम करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है उसे स्प्लिट करो। मिडिल टर्म कौन है बेटे, मिडिल टर्म में -1 रखा हुआ। अब -1 को दो हिस्सों में ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों को जोड़ घटा करके -1 मिले और मल्टीप्लाई करके कितना मिले 1/4, क्योंकि 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे किसके साथ, 1 के साथ, कोएफिशिएंट। तो अब मैं सोचूंगा कि -1 को सोचो मैंने -½ और -½ में अगर तोड़ दिया, क्योंकि -½ और -½ को जोड़ूंगा कितना आएगा 1। देखो इधर अगर मैं -½ लिखूं यहाँ पर -½ और यहाँ पे भी लिखूं माइनस का ½ तो मुझे बताओ माइनस और मतलब माइनस आधा और माइनस आधा यानी माइनस का 1 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करके कितना रिजल्ट आ रहा है, -½ मल्टीप्लाई करके कितने होंगे बेटे, प्लस का 1/4, और प्लस का 1/4 ही तुम्हें चाहिए था। देखो ना इधर, अगर यकीन नहीं आ रहा तो आगे सॉल्व करो, अपने आप यकीन आने लग जाएगा, क्योंकि ये एस स्क्वायर है, माइनस का s/2 है, ये माइनस का s/2 है और ये भी 1/4 है। अब आप फाइनली देखोगे इन दो में कुछ कॉमन आ रहा होगा, जो भी कॉमन आ रहा है लेकर के देख लो, आगे सॉल्व कर लो। जैसे इसमें s कॉमन आ रहा है, अंदर s माइनस का 1/2 बच गया, क्योंकि s कॉमन आया था, क्योंकि देखो s इंटू एस एस स्क्वायर और s इंटू -½ माइनस का s/2। इन दोनों में बेटे अगर ध्यान से देखोगे 1/2 कॉमन आ रहा है। अगर 1/2 कॉमन आ रहा है तो माइनस का s अंदर बच रहा है, या इवन ऐसा कहता हूं माइनस का 1/2 कॉमन आ रहा है, एक ही बात है। माइनस का 1/2 जैसे ही कॉमन आएगा तो यहाँ सिर्फ s बचेगा, और माइनस का हाफ आप कॉमन ले चुके हो, किससे मल्टीप्लाई करो कि प्लस का 1/4 हो, माइनस के हाफ से दोबारा, ये हो जाएगा इतना। अब ये चीज और ये चीज सेम है, इसका मतलब s माइनस हाफ और ये भी कितना है s माइनस हाफ बराबर 0। तो कुल मिला के या तो ये 0 या तो ये 0, यानी कि या तो s माइनस हाफ बराबर 0 या तो s माइनस हाफ बराबर 0, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। यानी इससे समझ में आया कि s की वैल्यू हाफ होगी, इससे समझ में आया कि s की वैल्यू हाफ होगी। तो कुल मिला के इस बार s की दो वैल्यूज आ रही है, लेकिन दोनों एक जैसी है। अगर आप इसको समझ, अच्छा अब हम देखो, अगर हमें वेरीफाई करना होता, आप खुद बताओ, दोनों रूट्स को जोड़ोगे तो हाफ और हाफ कितना होता है, 1, और सम ऑफ द रूट्स क्या 1 आया था। दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करो, हाफ इंटू हाफ कितना होता है 1/4, क्या 1/4 आंसर आया था, दैट्स ऑल, क्लियर कट। अभी अगर आप ग्राफ वाइज समझना चाहते हो सर दिखता कैसा होगा बेटे, दिखता ऐसा होगा, क्योंकि हाफ कहाँ एग्जिस्ट करता होगा सर, हाफ यहाँ एग्जिस्ट करता होगा कहीं पे, मान लेते हैं यहाँ कहीं पे, इसके करस्पॉन्डिंग वो 0 हुआ है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग इसका y 0 हुआ है, इस वेरिएबल के लिए y 0 हुआ है। अब ये ग्राफ पता है कैसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ऐसा टच करके चला जाएगा। आगे आप पढ़ोगे मेरे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि टचिंग वाली कंडीशन है, इस बार वो इंटरसेक्ट नहीं किया बल्कि टच करके चलेगा। तो x की वो वैल्यू जहां पर y 0 है सिर्फ एक ही है, ठीक है ना, वो दो वैल्यू कोइंसाइड कर गई, इतनी सी इजी सी बात है। तो आप ना पूरी कहानी को ऐसे नहीं कि हम प्रोसेस को फॉलो करें, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट आर वी डूइंग। अब इधर देखो, जैसे एक बार इस पे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर अगर 0 के हैं तो हमें सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, फिर रूट्स का सम निकालना है, फिर रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसे वेरीफाई करना है ना। तो सबसे पहले बेटे इसको ऑर्डर में लिखो, ऑर्डर नहीं है इसका सही, क्योंकि ऑर्डर क्यों नहीं सही है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, देन उसके बाद ये वाला कम पावर, एक पावर कम हो गई, 2 से x की पावर 1 हो गई, अब फिर फाइनली ये वाला, ये लिखा मैंने, ये लिखा सर, होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी ये जो मिडिल टर्म है इसको मैं तोड़ूंगा, लेकिन देखो एक बात सुनो, मुझे अगर कोई कहेगा सम ऑफ द रूट्स निकालो, कोई मुझे कहेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो, क्या उसके लिए मुझे आप बताओ जरूरत है मुझे रूट्स निकालेंगे, नहीं, क्योंकि रूट्स का अगर सम निकालना है, हाँ रूट्स का अगर सम करना है तो जरूरी नहीं है रूट्स पता होने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला काम कर सकता है -b/a और c/a। जैसे अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो ax स्क्वायर और bx प्लस c के फॉर्मेट में अगर मैं लाने की कोशिश करूं बेटे, तो ये 6x स्क्वायर प्लस का वो अंदर जाके माइनस का 7x और प्लस माइनस का 3 कहला सकता है। तो आप सीधे बोल सकते हो कि a कितना है 6, b कितना है -7 और उसके बाद बेटे c कितना है -3। आप सीधा कंपैरिजन करके एबीसी निकाल सकते हो, और वंस यू गॉट दिस थिंग तो आप उसके बाद उन वैल्यूज को यहां रख सकते हो, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का है। b की वैल्यू देखो कितनी है, -7, a कितना है ध्यान से देखिए 6, तो ये कितना हो रहा है +7/6, कोई गलती है तो बताओ। c कितना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, -3, a कितना है ध्यान से देखिए प्लीज वहां पर 6, 3 दूनी कितना था 6, -1/2, तो ये आ गया प्रोडक्ट। तो मैंने बिना रूट्स निकाले भी सम और प्रोडक्ट तो निकाल दिया, लेकिन उसने हमसे कहा है कि रूट्स निकाल लो
फिर वेरीफाई कर लो। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे कि सम निकालने के लिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे रूट्स निकालने ही पड़ेंगे। खैर फिलहाल 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3 बराबर 0 जो इक्वेशन है, अब -7 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ घटा करके तो 7 आए माइनस का, और मल्टीप्लाई करके -3 इंटू 6 माइनस का 18 आए। अब सोचो कि 7 को हम कैसे तोड़ें कि 18 आए वहां से, और वहां से जोड़ घटा करके 7 आए। 7 को हमें तोड़ना है 9 और 2, 9 और 2 का पेयर 7 बना देगा, 9 और 2 का पेयर 18 भी बना देता है। कैसे कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान रखो। अब देखो ध्यान रखना, 9 और 2 का पेयर ध्यान से करना, क्योंकि माइनस का 7 चाहिए, इसलिए -9x प्लस 2x करना पड़ेगा, और -9 -2 -18 होगा, -18 ही चाहिए था। क्लियर स्टोरी है। अब आपने सही किया कि नहीं किया उसका आइडिया लग जाएगा, आगे जाकर कॉमन नहीं आएगा तो नहीं किया सही, इसका मतलब 3x इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 दूनी 6 और 1x यहां था, 1x यहां हो गया, तो 3 दूनी 6 और x स्क्वायर वापस वही आ गया। 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, और x ऑलरेडी बैठा हुआ। अभी बेटे यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 को लिख दो कॉमन, तो 2x - 3। अब खुद देख करके बताइए क्या ये और ये सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपने सही सोचा था। तो 2x - 3 को कॉमन ले लेते हैं, इनसाइड द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद 3x प्लस का 1 बराबर का 0। अब फाइनली या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मतलब 2x - 3 या तो 0 कर दो। अगर बेटे ये 0 कर दोगे तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, और इसका मतलब यही होगा कि x बराबर 3/2 हो जाएगा। या फिर 3x प्लस का 1 बराबर अगर 0 कर दोगे तो इसका एक ही मतलब होगा कि 3x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, इसका मतलब होगा बेटे x बराबर माइनस का 1/3 हो जाएगा। ये आ गए आपके रूट्स। अब कायदे से वो करे थे सम ऑफ द रूट्स करो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट करो, तो कर लो भैया, रूट्स का सम कर लो। अगर आपको मन कर रहा है 3/2 और 1/3 को जोड़ लो माइनस का। कैसे जोड़ते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 2 1 2, नीचे आपस में कर दो, 2 3 6, 9 में से 2 गया 7/6। क्या सम ऑफ द रूट आ रहा था? आ रहा था सर। प्रोडक्ट कैसे करोगे सर? 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 1/3 के साथ। सर 3 ने 3 को उड़ा दिया, माइनस का हाफ आंसर आ गया। क्या प्रोडक्ट यही आ रहा था? प्रोडक्ट वही आ रहा था सर, वेरीफाई ऑटोमेटिकली हो गया। तो अपन क्या लोग सीख रहे हैं यहाँ पर कि सम ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको रूट्स निकाल करके जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला काम करता है, और यही उसका वेरिफिकेशन साथ साथ हो रहा है। लेकिन मैं उसे थोड़ा अलग मैनर में करा रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि पहले सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पहले वो दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ी स्टोरी लिंक्ड रहे। बाकी प्रेजेंटेशन तो आपका अपना होगा। बेटे इसमें भी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, इसे तुम खुद करो इन क्वेश्चंस को। 4u स्क्वायर प्लस 8u, कांस्टेंट टर्म नहीं रखा कोई बात नहीं, मैं हिंट दे रहा हूं। देखो 4u सीधे कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है u प्लस का, यहां बच रहा है 2। अब तुम सीधे बोलोगे या तो ये 0 होगा, 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो u 0 हो रहा होगा, या फिर u प्लस 2 0 हो रहा होगा, यानी कि यहां से u की वैल्यू माइनस का 2 निकल गया। तो 2 रूट्स निकलना है इसके, 0 और -2। सॉल्व करो, क्योंकि आगे का काम सिर्फ तुम्हें करना है। मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे प्रॉब्लम दे रही हूँ इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। टी स्क्वायर माइनस 15 = 0, कोई टेंशन नहीं है, इसका b 0 इस बार, तो टी स्क्वायर बराबर 15 बोल दो, टी बराबर प्लस माइनस रूट का 15 बोल दो। 2 रूट्स आ गए इसके, एक √15 एक -√15। सॉल्व करो आराम से, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन इसको अच्छा हिंट दे देता हूं। हिंट के पर्पज से कर रहा हूं, सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहा। इसमें 0t माइनस का 15, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये टी स्क्वायर प्लस का 0t प्लस का माइनस का 15 है। अगर तुम इसे कंपैरिजन करोगे a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c के साथ, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें a कितना है 1 है, b कितना है 0 है, और c कितना है माइनस का 15। सिर्फ हिंट दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा होमवर्क है ये, सिर्फ हिंट दे रहा हूं। आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर कोई सम निकालने के लिए कहता क्या करते हैं, माइनस का b/a करते हैं। b कितना है 0, क्या अपन में कुछ भी आएगा 0, तो सम इसका 0 होना चाहिए कायदे से, ये ऐसा कह रहा है। और खुद करके देख लो सम कितना हो रहा है। √15 एक रूट है और -√15 दूसरा रूट है, सम करने पे कितना आएगा, दोनों को 0 ही आएगा। प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा, माइनस का 15। और तुम यहाँ पे प्रोडक्ट करके खुद चेक कर सकते हो, c/a रख के, c की वैल्यू माइनस का 15 डाल दो, a की वैल्यू 1 डाल दो, कितना आ रहा प्रोडक्ट -15। और तुम प्रोडक्ट करके देखो कितना आ रहा है, सच में रूट कट जाएंगे 15 माइनस का। हिंट दे रहा हूँ, इसे कर रहा नहीं ना सॉल्व, कुछ नहीं कर रहा मैं, कोई सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वाड्रेटिक है, तुम्हें सॉल्व करना है। इवन मैं अगर इसे सॉल्व कर दूंगा तो गलती हो जाएगी। अब देखो कभी कभी क्या होगा, हमें ऐसा मिलेगा कि रूट्स हमें दे रखे हैं, जैसे इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा समझना मेरी बात को, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट से ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 वेर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें कभी किसी ने बोल दिया कि रूट्स तुम्हें गिवन है, अब तुम्हें इक्वेशन बतानी है, तुम ये करोगे, तुम बोलोगे इक्वेशन ये होगी x स्क्वायर, इवन मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूं, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, कैसी दिखती होगी, देखो सिंपल सा प्रोसेस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताऊंगा कि ऐसा कारण क्या है इसका, अभी कारण नहीं बताऊंगा।
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर 0। यानी कि जैसे ही आपको अगर किसी ने बोल दिया कि रूट्स गिवन है, क्या इक्वेशन बता दोगे? अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? अभी तक हम ये कर रहे थे कि इक्वेशन हमें दे रहे थे, हम रूट्स बता रहे थे। अब बोल रहे हैं रूट्स दे रहे हैं, क्या इक्वेशन बता दोगे? हाँ बता देंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली। ये यानी कि अगर मेरे पास ये रूट्स है, यानी कि ये मेरे पास अल्फा और बीटा है ना, तो मुझे बेटे कुछ भी नहीं करना, मुझे एक बार सम निकाल देना है, एक बार प्रोडक्ट निकाल देना है दोनों का। सम के लिए क्या करूंगा? दोनों को जोड़ दूंगा। दोनों को जोड़ सकता हूं क्या मैं? 1/4 में -1 को जोड़ना है, कैसे जोड़ूंगा? 1/4 माइनस का 1, यानी कि 4 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पहुंचेगा 1 - 4 होल अपॉन में आ जाएगा माइनस का 3/4। सम तो मेरा ये आ गया। प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है तो मैं बोलूंगा अल्फा इंटू बीटा, उन दोनों का प्रोडक्ट करना है, यानी 1/4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, यानी माइनस का 1/4 मेरा प्रोडक्ट आ गया। अभी जब दो चीजें मुझे पता चल गई तब मैं बोलूंगा इक्वेशन विल बी। इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर 0, यानी कि सम मैंने निकाला बेटे कितना? माइनस का 3/4, तो माइनस का 3/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है मेरे अकॉर्डिंग? माइनस का 1/4 बराबर 0। आ गया आंसर मेरा। तुम्हारा मन थोड़ा सा सॉल्व करने का फर्दर कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस का 3/4 इंटू एक्स माइनस का 1/4 बराबर 0, आ गया आंसर। कोई चाह रहा है कि सर मुझे बहुत अच्छा करना है, तो एक और काम कर लो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। इससे क्या होगा कि सारा का सारा 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 होल अपॉन में 4 0 से मल्टीप्लाई, ऐसी दिखने लग गई इक्वेशन। क्या बड़ी बात है? तो इक्वेशन निकालना काफी आसान है विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली। जैसे एक बार इसको देखो प्रैक्टिस के लिए, जस्ट हमें पता है कि एक रूट अल्फा और बीटा में जो हमें रूट्स दे रखे हैं, बेसिकली वो रूट्स दे रखे हैं और बोल रहे हैं कि रूट्स दिए हैं, आप इक्वेशन बता दो। मैंने कहा उसके लिए मुझे सम लगेगा, उसके लिए मुझे प्रोडक्ट लगेगा, ये दो चीजें चाहिए। उसने कहा ठीक है, सम हम कर लेंगे, प्रोडक्ट भी हम कर लेंगे। मैंने कहा करके दिखाओ। बोल रहे √2 में मुझे 1/3 को जोड़ना है और यहाँ पे मुझे √2 में 1/3 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तो रिजल्ट सीधे √2/3 आ गया, और उस वाले में ज्यादा हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा 3 को √2 से मल्टीप्लाई करके +1 करके होल अपॉन 3 बोल सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, बस खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? आप बोलोगे देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी आपके अकॉर्डिंग क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इंटू रूट्स 0। आपने जो वैल्यूज बच्चों निकाली है वो डाल दो यहाँ पर। यह आपके अकॉर्डिंग 3√2 प्लस का 1 होल अपॉन 3 इंटू एक्स है, और प्लस प्रोडक्ट में आपका √2/3 बराबर 0 आ गया। चाहो तो यही आंसर बोल दो, लेकिन अगर आपको लग रहा है थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि 3 सब जगह से कॉमन आ जाए, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2 प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का √2 और 3 जो होल अपॉन में आया था वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर निकाल दिया। क्या बड़ी बात लग रही है? कोई बड़ी बात है? बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है सर, बहुत इजी चीजें हो रही है। तो ऐसे ही करके ना, जो आपने पीछे से सॉल्व किया था, जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, जैसे कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ सॉल्व किया था, जैसे दिखा देता हूँ आपको, जैसे आपने यही सॉल्व किया। अब इसी को देख लो आपको पता है कि इसके रूट्स कितने आ रहे हैं। एक रूट इसका, अगर कोई आपसे पूछता है कि रूट मेरे पास जो है वो हाफ है और हाफ है, क्या इक्वेशन बता दोगे? देखो क्रॉस चेक करके वेरीफाई करवाता हूँ। आप बोलना कि अगर रूट्स इतने हैं तो सम करने पे कितना होगा? आप बोलोगे हाफ और हाफ को जोड़ दूंगा मैं तो 1 हो जाएगा। आप बोलोगे प्रोडक्ट करने पे कितना होगा? हाफ और हाफ को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? आप बोलोगे इक्वेशन विल बी, इक्वेशन शुड भी कैसी होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर 0 होनी चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक्स स्क्वायर सम कितना है बेटे? सम तो आपके अकॉर्डिंग एक्स 1 आया, तो 1 इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितना है? 1/4 बराबर 0। आप मुझे खुद बताओ, क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 क्या वही फॉर्मेट था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, ये जो दिख रहा है सेम निकाल दिया आपने, एक्स की जगह एस बोल दिया उसने, उसमें क्या हो गया? तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो? दिस इज जस्ट अ वेरिफिकेशन, दिस इज जस्ट अ एक्स्ट्रा वर्क, समझाने के लिए इतना ही सा काम है। बस यही टॉपिक्स हैं इसमें, मैं देखता हूँ और क्या क्या है इसमें, इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा, बस खत्म हो गया, इतना ही है बच्चों। अब ये जितने क्वेश्चंस मैंने छोड़े ये आपके लिए जानबूझ के छोड़े, अदरवाइज आप प्रणव पांडे सर्च करके रिस्टार्ट विद मोशन में भी देखोगे, सारे मिल जाएंगे आपको, मैंने करवा के सारे क्वेश्चंस। लेकिन मैं इनको एज आपके लिए प्रैक्टिस छोड़ना चाहता हूँ। और आप मुझे प्लीज बताओ, अगर आप में से आपको किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है ना, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ कि सर मैंने वाला ट्राई करा वो नहीं हुआ, मैं अलग से लेकर आ जाऊंगा उसको। लेकिन मुझे अब लगता है कि इसमें जो भी काम है सिर्फ होमवर्क है, आप मुझे बताने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ें सारी समझ में आएंगी जो आपको बताया था। मैंने आज के दिन आपको बताया कि पॉलिनोमियल्स मोनोनोमियल्स क्या होते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेसिक डिस्कशन करना चालू किया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का जो फॉर्मेट होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उसके दो रूट्स अगर अल्फा बीटा है, उसको निकालने की स्प्लिटिंग टेक्निक मैंने आपको बताई। उसके मैंने आपको बताया कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के साथ रिलेशन क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ द रूट्स माइनस b/a के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a के इक्वल होता है। उसी को हमने वेरीफाई किया। फाइनली हमने देखा कि अगर कोई इक्वेशन के रूट हमें पता है अल्फा बीटा, तो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0।
दैट्स ऑल। कैसा लगा लेक्चर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हम चीज़ों को पढ़ते हुए चलें अगले सारे चैप्टर्स, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना होता है। सिर्फ वीडियो देख करके अगर आपको अच्छा कुछ समझ नहीं आ रहा वो भी बताना होता है क्वेश्चन में, अगर सब कुछ समझ में आ गया तो भी बता के जाना होता है। ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान करके चलो। अभी के डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।